चलो इधर ध्यान दो सबके सब। यस, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कम है आज ना थोड़े, कोई बात नहीं, थोड़ा जोश दिखाओ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो भैया, कंपनीज एक्ट का आज पार्ट बी, कल वाला अपन ने पढ़ा था, कुछ कुछ चीजें हमने लिख के भी देखी थी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, इनकॉर्पोरेशन। कंपनी कैसे पैदा होती है, इनकॉर्पोरेशन का हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग बहुत सारी चीज देखने वाले हैं, जहां पे ये तो पूरा एक प्रोसेस होगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, शेयर्स के टाइप क्या होते हैं, एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जहां पे हम डॉक्ट्राइन्स पढ़ने वाले हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये वाला पार्ट बच्चे एक तो झेपता नहीं है अच्छे से, बट ट्रस्ट में अगर आपने पूरा सेशन आखिरी तक देखा, किसी का कहीं पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी अभी तक नहीं आया होगा तो वो भी आ जाएगा। सुधांशु पांडे जी बोल रहे वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। अब मैं तो भाई मैं रुक कुछ चेंज करता हूं तेरे लिए, एक सेकेंड। ऐसा ही है। ओके, अब थोड़ी अच्छी आने वाली होगी। यस, अब आपको थोड़ी अच्छी आवाज आएगी क्योंकि मैंने कुछ तो भी कर दिया है। सुनो, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। इसमें एक सिंपल सी चीज है, प्रमोटर्स की डेफिनेशन एक बार अपन अच्छे से उसको रीड करके निकल लेंगे और फिर इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस में जाएंगे जो सेक्शन 7 बोलता है। प्रमोटर्स कौन होते हैं सर कंपनी के? प्रमोटर वो लोग होते हैं which are who has been named as such in a prospectus। मतलब प्रोस्पेक्टस में इनको बोला गया है कि प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट जो बनता है कंपनी का, उसमें लिखा गया है कि मिस्टर एक्स वाई जेड इज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, तो वो लोग प्रमोटर है। दूसरा, यह कंपनी उनको आइडेंटिफाई करती है एज अ प्रमोटर इन अंडर सेक्शन 92 में जो एनुअल रिटर्न फाइल होती है। सेक्शन 92 में जो एनुअल रिटर्न फाइल होती है, साल में एक रिटर्न फाइल करना होता है आरओसी के पास, वहां पे जिसका नाम दिया है एज अ प्रमोटर। और हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है, वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। अब कंट्रोल कैसे करोगे कंपनी के डिसीजंस एंड ऑल में? तो उसमें कैसा कर सकते हो, एक तो आप कंपनी के डायरेक्टर ही हो गए, तो जो भी बोर्ड मीटिंग्स वगैरह होती है उसमें आप अपना डिसीजंस दे रहे हो। दूसरा, आप कंपनी के मेंबर हो, या कोई डिफरेंट तरीके से अगर ये प्रूफ कर दिया जाता है कि आप कंट्रोल करते हो कंपनी के अफेयर्स, तो इन्होंने बोला है कि सर, इन्होंने बोला है कि वो भी प्रमोटर होगा, और जिसकी एडवाइस पे, डायरेक्शंस पे और इंस्ट्रक्शंस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं। तीन चीजें हैं, सबसे पहले वो प्रोस्पेक्टस में क्या है, एज अ प्रमोटर दिए गए हैं, या फिर एनुअल रिटर्न में क्या है, एज अ प्रमोटर दिए गए हैं। सेकंड, उसका क्या है, कंट्रोल है ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंट्रोल कैसे आ सकता है सर, डायरेक्टर से, शेयर होल्डर से या अदरवाइज। सिर्फ हमको क्या प्रूफ करना है कि कंट्रोल है, या फिर वो खुद डायरेक्टर शेयर होल्डर कंट्रोल नहीं कर रहे, बट उनके इशारों पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं। ये सबके सब प्रमोटर्स माने जाते हैं, ये सबके सब प्रमोटर्स माने जाते हैं। चलो, मुझे बताते जाओगे और साथ में लिखते जाओगे। प्रमोटर्स कीवर्ड्स क्या है? सबसे पहले ये लोग क्या रहेंगे, नेम्ड एज प्रमोटर्स इन प्रोस्पेक्टस, साथ में लिखते जाओगे। दूसरा, इनका एनुअल रिटर्न में नाम दिया गया है, तो और लिख के क्या लिख सकते हो वो तुम लोग कंप्लीट कर लेना, प्रोस्पेक्टस और एनुअल रिटर्न, और एनुअल रिटर्न, डन। ये कौन से सेक्शन के अंदर फाइल होती है, सेक्शन 92 के अंदर। डिंग डिंग डिंग। उसके बाद ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा क्या था, कंट्रोल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अच्छा, कंट्रोल एज अ डायरेक्टर भी चलेगा सर। दूसरा, कंट्रोल एज अ शेयर होल्डर भी चलेगा सर, ठीक है जी। और तीसरा, कंट्रोल अदरवाइज भी चलेगा। कंट्रोल होना चाहिए, कैसे भी चलेगा, या फिर इसकी एडवाइस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, परफॉर्म। डन। तीन चीजें,
तीन चीजें हैं, सबने लिख ली, आगे बढ़ो। फिर सेक्शन 3 आता है, इतना डिफिकल्ट और बड़ा सेक्शन। क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज में, पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए, प्राइवेट में कितने चाहिए, ओपीसी में कितना चाहिए। इतना डिफिकल्ट मैं पढ़ा पाता हूं क्या? नहीं। जल्दी से जम कर लो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 7, जल्दी से जम कर लो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 7। सबसे पहले ये लोग बोलेंगे कि सर आरओसी को हमको कुछ डिटेल्स देनी है। ये चार्ट ध्यान रखो, अपन लिखने वाले अभी बाद में, पहले यहां देखो। आरओसी को कुछ डिटेल्स देनी है, पहले तो साइंड एमओए और एओए दे दो, उसके बाद कुछ डिक्लेरेशन चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट, और ये डिक्लेरेशन देंगे दो लोग, कुछ प्रोफेशनल लोग और कुछ कंपनी के लोग। उसके बाद कुछ डायरेक्टर्स क्या देंगे, कुछ अपना डिक्लेरेशंस देंगे कि सर हमने फॉर्मेशन, मैनेजमेंट, प्रमोशन में कोई गड़बड़ नहीं करी, ना ही हमने फ्रॉड या मिसफुल कंडक्ट किया है पिछले 5 सालों में। उसके बाद सर ऑल द इंफॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो ट्रू और करेक्ट है। ये एरियाज में हमको करना है। जल्दी से आप लोग लिख सकते हो, ये एरियाज कवर करना है। सबसे पहला वापस बता दो, आरओसी को सबसे पहले एमओए और एओए देना है, कैसा, साइंड। उसके बाद दो लोग आरओसी को डिक्लेरेशंस देंगे एज पर कंपनीज एक्ट 2013। एक होगा उसमें से कोई प्रोफेशनल और एक होगा कोई कंपनी का बंदा, जो हो सकता है डायरेक्टर या मैनेजर। तो एक होंगे प्रोफेशनल में, कौन कौन होंगे, सीए, सीएस, सीएमए और एडवोकेट। और इसमें कंपनी के बंदे में कौन होंगे, डायरेक्टर या मैनेजर। इसके बाद सर और कुछ हमें भी डिक्लेरेशंस देने हैं जो डायरेक्टर्स देंगे, और किस रिगार्डिंग, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट और प्रमोशन ऑफ कंपनी से, कंपनी को बनाने के टाइम पे, कंपनी को चलाने के टाइम पे या कंपनी को प्रमोट करने के टाइम पे हमने कुछ गड़बड़ नहीं करी और फ्रॉड और मिसफीजेंस नहीं किया पिछले 5 सालों में। इसी के साथ आपको बोलना पड़ेगा कि हम ये इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, वो क्या है, ट्रू एंड करेक्ट है। ये हो गया, सबने लिख लिया? फास्ट लिखो। एमओए और एओए देंगे, कुछ डिक्लेरेशंस देंगे जो प्रोफेशनल्स भी देंगे और कंपनी के बंदे भी देंगे। प्रोफेशनल्स में सीए, एडवोकेट, सीएस, सीएमए, और कंपनी के बंदे में डायरेक्टर्स और मैनेजर। इसको डिटेल में अपन बुक से भी पढ़ेंगे। कुछ डायरेक्टर्स कुछ डिक्लेरेशन देंगे, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट, प्रमोशन से रिलेटेड कुछ गड़बड़ नहीं है, फ्रॉड और मिसफीजेंस नहीं किया पिछले 5 सालों में, या जो भी इंफॉर्मेशन हमने दी है और जो भी डॉक्यूमेंट दिए आर ट्रू एंड करेक्ट, आर ट्रू एंड करेक्ट। डन? आ जाओ जी, स्टार्ट करें। तो पहला हेडिंग आएगा अपना, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। उसमें सबसे पहले, ये ज्यादा नहीं, प्रोसीजरल पार्ट है, एक बार अच्छे से कर लो। एमओए एंड एओए ड्यूली साइंड बाय द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। दूसरा, डिक्लेरेशन दो लोगों से, पहला प्रोफेशनल से, तो फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी में जो एडवोकेट, सीए, सीएस, सीएमए इन प्रैक्टिस, एंड बाय पर्सन नेम्ड इन द एओए। उसमें कौन कौन आएंगे, डायरेक्टर एंड मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, that all the requirements of companies act is compiled with। देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं हम लोग बोल रहे हैं कि सर ये हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ये हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, ये साइंड हमने पहले आरओसी को दे दिया। उसके बाद हम कुछ डिक्लेरेशन दे रहे हैं और ये बोलते हुए कि हमने कंपनीज एक्ट के जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया है। और डिक्लेरेशन भी दो तरीकों के लोगों से मिलने वाला है। एक जो ये पर्टिकुलर इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस में कंपनी को हेल्प करेंगे वो हो सकते हैं प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स में कौन होंगे, सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट, और कुछ लोग जो कंपनी के हैं और जिनका नाम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, और उसमें कौन हो सकते हैं, डायरेक्टर्स, मैनेजर या कंपनी सेक्रेटरी। सिंपल सी बात है, जो आरओसी को आप दे रहे हो उनको ये तो बताना पड़ेगा कि हमने आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल करे हैं, और डिक्लेरेशन फाइल करेंगे सब्सक्राइबर टू द एमओए एंड पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर्स इन द एओए। ये डिक्लेरेशन क्या रहेगा कि हम कोई भी कन्विक्ट नहीं हुए, कोई भी ऑफेंस के दोषी नहीं पाए गए इन रिलेशन टू फॉर प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। हमने कोई भी कंपनी के फॉर्मेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट में कहीं पे भी हमने ऐसा कोई ऑफेंस नहीं किया। नहीं तो क्या होगा, ऐसे लोग जो पहले ऑफेंस करके बैठे हैं उनको वापस से डायरेक्टर बनने का मौका मिलेगा, ऐसा हो पाएगा क्या, नहीं। दूसरा, हम कोई भी फ्रॉड और मिसफिजिंस के केस में, धोखाधड़ी के केस में हम लोग गिल्टी नहीं पाए गए लास्ट 5 सालों में। क्वेश्चन में आएगा सर 6 साल पहले हुआ था, 7 साल पहले हुआ था, वेदर द एप्लीकेशन विल बी वैलिड, यस। Whether the application will be valid, yes।
और एक जहीं पे भी हम लोग कोई प्रोसीजर पार्ट करते हैं ना, तो एक बता देते हैं कि सर हमने जो भी इंफॉर्मेशन दी है, जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स दिए, वो क्या है, करेक्ट एंड कंप्लीट है। क्या है, करेक्ट एंड कंप्लीट है। ये है डिक्लेरेशंस वाला पार्ट। ये क्या है, डिक्लेरेशंस वाला पार्ट। अब आ जाता है कुछ बेसिक सी चीजें कि सर जो एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस क्या रहेगा, पर्टिकुलर्स, नेम्स, फैमिली मेंबर्स, नेम ऑफ एवरी सब्सक्राइबर, ये भी ठीक है। Particulars of interest of the person in the AOA as the first directors of the company in other forms or body corporates with their consent to act as डायरेक्टर्स। सुनो, एक बंदा दो अलग अलग कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है। हाँ, अब कोई, अगर मैं हूं मिस्टर एक्स जो डायरेक्टर हूं, एक नई कंपनी जो इनकॉर्पोरेट करना चाहता है उसका बनना चाहता हूं, मैं जब ये इनकॉर्पोरेशन का एप्लीकेशन दे रहा हूं तो मेरे को, मैं दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर हूं और मेरा इंटरेस्ट इस कंपनी में भी डायरेक्टर बनने का है, उसका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। वही डिक्लेरेशन ये लोग मांगे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये सब इंफॉर्मेशन जाएगी तो हमको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसके साथ हमको क्या मिलेगा, सिन। इसके साथ हमको क्या मिलेगा, सिन। सिन के बाद हम देखेंगे कि भैया जो भी कॉपीज है, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन, उसको मेंटेन करना है। और फिर आ जाएगा यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां से क्या आ जाएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट, furnishing of false or incorrect information or suppression of material facts at the time of incorporation। आपने इनकॉर्पोरेशन के वक्त पे अगर कोई गलतियां की है, किस तरीकों में, आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो इनकरेक्ट है या झूठी है, या कोई मटेरियल फैक्ट को सप्रेस किया है, मतलब क्या होता है, दबाया है, छुपाया है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो आपको सेक्शन 447 लगेगा। वहां लिखो मेगा पेनल्टी होती है। क्या होता है, मेगा पेनल्टी। या फिर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, एक तो हो सकता है कि जब हमने एप्लीकेशन किया तब पकड़े गए, एक हो सकता है कि यार तब नहीं पकड़े गए, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई उसके बाद पता चला कि हमने ऐसा कुछ किया है। तो आरओसी बोला प्री इनकॉर्पोरेशन हो या पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हो, आप पकड़े गए तो आप पे क्या लग सकता है, सेक्शन 447। चलो ये वाला पार्ट लिखे, हेडिंग दो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 447। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 447। पहले तो प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन होगा। डिंग डिंग डिंग, हमने क्या किया होगा, हमने क्या किया होगा, फर्निश किया होगा। क्या सर, फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या था, दूसरा सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट। जानबूझ के लिखवा रहा हूं, बहुत इफेक्टिव होता है, तुमको बाद में पता चलेगा। सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, इन सब से क्या होगा, हमें सेक्शन 447 लग जाएगा। क्या होगा, सेक्शन 447 क्वेश्चन में आएगा कि ये इंफॉर्मेशन दी गई, ये डॉक्यूमेंट दी गई, बाद में ये प्रूफ किया गया, इनकॉर्पोरेट हो गई कंपनी, बाद में ये प्रूफ किया कि ये तो फॉल्स है, ये तो इनकरेक्ट है, या फिर इसमें ये मटेरियल फैक्ट छुपाया गया है। आंसर आएगा कि इस पे सेक्शन 447 लग सकता है, इस पे सेक्शन 447 लग सकता है। यहां तक आ गए। अब ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल भी आ सकता है, ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल भी आ सकता है। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल बोल रहा है कि देखो जी, आप हमारे के साथ धोखा किए, आप हमारे साथ क्या किए, धोखा। एक तो आप पकड़े गए प्री इनकॉर्पोरेशन में, तो चलो तभी इनकॉर्पोरेट हुई नहीं कंपनी, बट अगर आप पकड़े गए पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में तो क्या है, कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, कंपनी क्या है, ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। तो आप अगर हमको धोखा दोगे तो हम भी आपकी क्या बजा देंगे, बैंड। अगर पता चलता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है बाय फर्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, एप्लीकेशन अगर कोई कर दे ट्राइब्यूनल को और वो सेटिस्फाइड हो जाए। पहला क्वेश्चन आता है, सर
क्या हमेशा एप्लीकेशन करने पे ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल आएगा? नहीं। व्हेन द ट्राइब्यूनल इज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मतलब जो भी एविडेंस वो पर्टिकुलर कंपनी के अगेंस्ट में दिए जाएंगे, अगर ट्राइब्यूनल को लगेगा हां इसने तो गड़बड़ किया है, तो ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल बहुत खतरनाक चीजें बोलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बोलेगा हम ऐसा ऑर्डर पास कर देंगे जो रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चेंजेस ऑफ एमओए और एओए कर दे। पहले तो बोलेंगे हम आपकी कंपनी का पूरा मैनेजमेंट को रेगुलेट करेंगे, कोई भी डिसीजन ट्राइब्यूनल के बिना परमिशन के होगा क्या? नहीं। इसी के साथ ही साथ हम एमओए और एओए में भी चेंज कर सकते हैं। एमओए कंपनी का बेस डॉक्यूमेंट है, एओए कंपनी का इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन वाला बेस डॉक्यूमेंट है। बोले हम दोनों को भी चेंज कर सकते हैं इन द पब्लिक इंटरेस्ट और इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। वापस आ जाओ। इसको ही कंटिन्यू कर रहा हूं। क्या आपको लग रहा है इफ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड तो ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करेगा? ट्राइब्यूनल क्या करेगा? ऑर्डर पास करेगा। और ये कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसी हुई है सर? इन रीजंस की वजह से हुई है, फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट। तो ट्राइब्यूनल क्या ऑर्डर पास करेगा? ट्राइब्यूनल बोल देगा सबसे पहले रेगुलेशन रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट, डिंग डिंग डिंग। इसी के साथ ही साथ चेंज इन एमओए और एओए, और ये पब्लिक इंटरेस्ट में और कंपनी इंटरेस्ट में दोनों में हो सकता है। डिंग डिंग डिंग। यहां तक लिख लिया? अब इसके बाद बोलेगा हम जो मेंबर्स है ना उनकी लाइबिलिटी क्या कर देंगे? अनलिमिटेड। बोले आपकी होगी प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, हमको कोई लेना देना नहीं है। मेंबर्स आपने हमारे साथ धोखा दिया, आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करते थे गलत इंफॉर्मेशन, गलत आधार कार्ड, गलत एड्रेस, ये सब चीजें दी, तो हम अब आपकी लाइबिलिटी, क्योंकि आपने कंपनी बन के बहुत सारे लोगों के साथ क्या किया होगा? ट्रांजेक्शन किया होगा। आपने कंपनी बन के बहुत सारे लोगों के साथ क्या किया होगा? ट्रांजेक्शन किया होगा। अब हम मेंबर्स है ना, आपने ऐसा करवाया, अब हम आपकी लाइबिलिटी क्या कर दे? अनलिमिटेड। दूसरा मेंबर्स का लाइबिलिटी क्या हो जाएगा? मेरी हैंडराइटिंग अच्छी आई क्या अभी? थैंक यू। डिंग डिंग डिंग। दो चीजें हो चुकी है बच्चों। तीसरी चीज क्या करेगा? डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्ट्रार इटसेल्फ। मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रार में नेम होना सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ना एमसीए की वेबसाइट पे दिखोगे ना कहीं दिखोगे, होते हुए भी कंपनी नहीं रहोगे। डिंग डिंग डिंग। ये लोग बोल रहे हैं हम आपका नाम ही हटा देंगे। कहां से? रजिस्ट्रार की रजिस्ट्रार से। लिखो रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ, क्या हो गया मेहंदी? और वाइंडिंग अप ऑर्डर, और क्या हो सकता है? वाइंडिंग अप का ऑर्डर। लिख ले। हाँ, कोई हीरो मत बनना भाई। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, पिक्चर नहीं चल रही, साथ में लिखना है। यहां नहीं लिखोगे तो पेपर में नहीं लिख पाओगे। ठीक है? एक और चीज है, बोले हमको और कुछ भी लगा हम सब कर देंगे। हमको जो लगा वो, हम जो लगा वो कर देंगे भाई। यहां तक आ गए? नहीं, रजिस्टर ऑफ कंपनीज होगा। मेंबर शेयर होल्डर्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में होते हैं,
ये सब तुम लोग रूल्स में पढ़ोगे आगे जाके। एनी अदर ऑर्डर, मैंने बोलते हुए भी रजिस्टर ऑफ कम बोला था, लिखा मेंबर्स। एनी अदर ऑर्डर, यहां तक आ गए, ऑनलाइन वाले यहां तक आ गए। आगे बढ़े, सुनो, जब हमको कोई ऐसा करता है तो हमको बोलने का मौका मिलता है ना। ये सब होने के पहले इनको क्या दिया जाएगा? बोलने का मौका। तो 1 2 लिखो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग बिफोर पासिंग सच ऑर्डर। ट्रिब्यूनल क्या देगी? एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। दूसरा, जो ऑलरेडी ट्रांजैक्शंस आ चुके हैं, जो ऑलरेडी ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, उसको कंप्लीट करने का मौका भी देने वाली है। याद आ रहा है? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड और ट्राइब्यूनल कंसीडर ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू अ कंपनी इंक्लूड द ऑब्लिगेशन और इफ एनी कॉन्ट्रैक्टेड पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी। बोले जो भी ट्रांजैक्शन पहले हो चुके हैं उसको भी आपको करना पड़ेगा। यहां तक आ गए। सेक्शन 447 से जो अपना ये पर्टिकुलर पैराग्राफ है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी टपक जाएगा। ठीक है, सब पढ़ के जाओगे, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें? आका याद आ रहा है क्या? हाय हाय, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मतलब आपको सुनने का मौका दिया जाए, आपको सुनाने का। उसके बाद जो भी पहले ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, देखो कंपनी बन गई, मैंने ऐसी गड़बड़ वाली कंपनी बनाई है और मैंने आपके साथ एक ट्रांजैक्शन किया, आप थर्ड पार्टी हो, आप तो अच्छे बच्चे हो, आपने मेरी कंपनी के साथ एक ट्रांजैक्शन कर लिया। अब ये ट्राइब्यूनल को पता चल गया कि भैया इन्होंने तो कंपनी गड़बड़ बनाई थी, सेक्शन 447 में फंसे, ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आ रहा है, इनका बाइंडिंग अप करो, इनका चेंज कर, रेगुलेशन मैनेजमेंट कर दो, एमओए में चेंज करो, एओ में चेंज करो, नाम हटाओ इनका, ये सब कर सकती है। बट आपने तो मेरे साथ जो ट्रांजैक्शन किया उसका क्या? तो बोल रहे हैं आपको वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने का मौका दिया जाएगा, आपको वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, चलो। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑल फीचर्स ऑफ अ कंपनी विल स्टार्ट। क्या थे कंपनी के फीचर्स? क्या थे? क्या था? सी। क्या था? एल। क्या था? ए, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। क्या था? पी। क्या था? एस। जैसे ही ये इनकॉर्पोरेशन होगा ये पूरे फीचर्स कंपनी पे लागू हो जाने वाले हैं। डिंग डिंग डिंग। कुछ केस लॉ है, हरिनगर शुगर मिल्स वाला। यहां पे उन्होंने बोला है कि सर जो भी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे एमओए बनता है, वो एमओए जो है वो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको कौन एविडेंस करता है? एमओए। तो बोलते हैं एक रिलेशनशिप है किसके बीच में? अच्छा, क्या कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है? हाँ। जो लोगों ने खरीदा है वो शेयर्स, वो लोग और कंपनी, ये दो अलग अलग चीज है। हाँ, इनको बीच में जोड़ने वाला एक चीज है, उसको बोलते हैं एमओए। इसको क्या बोलते हैं? एमओए। ये बोला है हरिनगर शुगर मिल्स वर्सेस एसएन झुंझुनवाला में। एक और चीज बोला है स्पेंसर एंड कंपनी लिमिटेड मद्रास वर्सेस सीडब्ल्यूटी में कि मियरली बिकॉज अ कंपनी परचेज ऑल शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी इट विल नॉट सर्व एज अ मींस ऑफ पुटिंग एन एंड टू द कॉर्पोरेट कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब है मिस्टर एच ने, कंपनी 1 ने कंपनी 2 के पूरे शेयर्स खरीद लिए, 100% शेयर होल्डिंग खरीद ली। क्या सर ये 50% से ज्यादा है? हाँ। तो क्या ये सब्सिडरी है? हाँ। बट ये क्या हो गई? होली ओन सब्सिडी। बोले पूरे शेयर्स भी खरीद लिए होंगे तो भी ये दो लोग क्या है? सेपरेट है। इनके बीच में क्या है? कॉर्पोरेट व्हील। और वो पर्दा उठाया जा सकता है, जो केसेस हमने पढ़े थे उसी केसेस में। तो ये केस हमको ये बोल रहा था कि सर हैवी इलेक्ट्रिक कि सर स्पेंसर एंड कंपनी लिमिटेड और इसके केस में कि अगर मियरली, अगर क्वेश्चन में आया एक कंपनी बनी, उसने दूसरी कंपनी के पूरे शेयर्स खरीद लिए, विल दिस कंपनी एक कंपनी मानी जाएगी कि अलग अलग? तो आप बोलोगे अलग अलग। एंड द सेम वाज हेल्ड इन द केस ऑफ स्पेंसर एंड कंपनी लिमिटेड मद्रास वर्सेस सीडब्ल्यूटी मद्रास। डिंग डिंग डिंग। ठीक है, फिर आ गया वैसे ही हैवी इलेक्ट्रिकल यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें बोलते द मियर फैक्ट दैट द एंटायर शेयर कैपिटल हैज बीन कंट्रीब्यूटेड। अच्छा, ऊपर भी वही था कि एक ही बंदे ने पूरे शेयर खरीद लिए। इसमें डिफरेंस क्या है सर? क्योंकि हम कंफ्यूज हो रहे हैं।
आप अगर आगे पढ़ोगे, देखो पढ़ते हैं, द मियर फैक्ट दैट द एंटायर शेयर कैपिटल हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल इट्स शेयर्स आर हेल्ड बाय द प्रेसिडेंट। इसका ये मतलब नहीं कि भैया वो कंपनी प्रेसिडेंट की एजेंट है, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। सेम चीज हमने ऊपर पढ़ी। ऊपर क्या था, एक कंपनी ने दूसरे, इसमें क्या था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट आया वहां क्या डालना पड़ेगा, हैवी इलेक्ट्रिकल यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये ऐसे याद कर सकते हो। और यहां पे क्या आ रहा है, स्टेट ऑफ बिहार आ रहा है। ठीक है, इधर ध्यान दो। ये 3 केस लॉ है, अच्छे से एक बार पढ़ के जाना, नाम और कॉन्सेप्ट, नाम और कॉन्सेप्ट। हार्डली बहुत टाइम हो गया, कभी आए नहीं है। केस लॉ आएंगे भी तो वो टैक्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स, वो वाले दोनों केस लॉ जो पढ़े थे। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, क्लासेस हबीबी, अंदर का कंटेंट याद नहीं कर पाओगे, करना चाहोगे तो एग्जाम में याद नहीं लिख पाओगे। आपको पहले केस लॉ में तो स्पेसिफिकली बोलता हूं, नाम याद करना है और वो किस रिलेशन में है वो याद करना है। आप जो ये रेड वाली चीज है उस पर भी ध्यान दे दोगे तो उसका आपको पूरा क्रक्स आ जाएगा। शायद आप मेरी क्लास के बच्चे नहीं हो, कोई बात नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल क्या आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। ये कौन सा क्वेश्चन है, अकाउंट्स वाला। पहला आएगा नॉमिनल और ऑथराइज शेयर कैपिटल, जो मेमोरेंडम में मैक्सिमम अमाउंट ऑथराइज्ड है। दूसरा, सर इसमें से क्या इशू हुआ है वो क्या बन गया, इशूड शेयर कैपिटल। इसमें से जो सब्सक्राइब हो गया वो है सब्सक्राइब वाले लोगों से कितना कॉल किया है वो क्या हो गया, कॉल्ड अप। उनने कितना पे कर दिया वो क्या हो गया। जीवन कितना आसान है। वापस आ जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। सबसे पहले नॉमिनल और ऑथराइज कैपिटल, जो मैक्सिमम अमाउंट मेंशन इन द मेमोरेंडम, इसमें से कंपनी ने जितना इशू कर दिया वो क्या हो गया, इशूड शेयर कैपिटल। वो इशूड शेयर कैपिटल में कितने लोगों ने, अच्छा कभी कभी जरूरी नहीं कंपनी इशू कर रही है सब सब्सक्राइब करें, हो सकता है वो कंपनी का काम सबको उतना मोटिवेट नहीं कर रहा हो कि उसमें मैं पैसा लगाऊं, तो उन्होंने बोला इशूड में से जितना सब्सक्राइब्ड हो गया वो क्या हो गया, सब्सक्राइब कैपिटल। उसमें से भी अगर 10 बुलाया है तो वो हो गया कॉल्ड अप, 10 में से 7 पे किया है तो वो हो गया पेड अप। डिंग डिंग डिंग, इसको रीड कर लेना, हो जाएगा। फिर आएगा शेयर्स, फिर क्या आएगा शेयर्स, फिर क्या आएगा शेयर्स। शेयर मींस द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। शेयर मींस द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स शॉर्ट स्टॉक। इन्होंने बोला भैया जो कंपनी का पूरा कैपिटल है ना उसमें आपका हिस्सा थोड़ा सा, वो शेयर बोलते हैं। तो वही है शेयर, क्या है वो शेयर है जो शेयर कैपिटल में है, और इसमें स्टॉक भी इंक्लूड किया जाता है। शेयर का डेफिनेशन है, ज्यादा उसमें कोई लोड लेने की बात नहीं, बोरलैंड ट्रस्टीज में इन्होंने बताया था। यू शुड नोट दैट द शेयर होल्डर्स आर नॉट इन द आईज ऑफ लॉ पार्ट ओनर्स ऑफ द अंडरटेकिंग। द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अटैचिंग टू शेयर आर दोस प्रिस्क्राइब्ड बाय द मेमोरेंडम। बोले अगर कंपनी के किसी ने शेयर खरीद लिया तो वो पार्ट ओनर नहीं माना जाता, उसके लिए आपको क्या करना। अच्छा मुझे बताओ, कंपनी और मेंबर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या है, एमओए। तो बोले आपको ये देखना पड़ेगा कि एमओए और एओए में क्या दिया गया है। It must, however, be remembered that the shareholder has not only contractual rights against the company but also certain other rights accrue to him according to the provision of Companies Act। आगे जाके आप लोग पढ़ोगे कि एक शेयर होल्डर क्या क्या कर सकता है। पता है, आपको लगता है कि मेरी कंपनी कुछ तो गड़बड़ कर रही है, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका उसमें शेयर है कि भैया हमको गड़बड़ लग रही है, एनसीएलटी उसका इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। ऐसे बहुत सारे राइट है। तो बोलते देखो जी, पहले तो जो शेयर्स का जो ओनर्स होते हैं वो पार्ट ओनर्स नहीं होते। अगर आपको उनका रिलेशन जानना है तो कहां जाओ, एमओए और एओए में जाओ। ये केस में बताया कोर्ट ने कि देखो आप जाओ एमओए और एओए में, जो एमओए और एओए में देगा वो तो है ही है। वो लोग बोलते हैं कि सर इसके साथ ही साथ कंपनी में, कंपनीज एक्ट के भी बहुत सारे राइट्स एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर को मिलते हैं। कंपनीज एक्ट के बहुत सारे राइट्स भी एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर को मिलते हैं। यह आया था बोरलैंड ट्रस्टीज एंड स्टील बोर्ड्स कंपनी लिमिटेड के केस में। वापस आ जाओ, हेडिंग डालो। अरे पेज कहां है, हाँ हेडिंग डालो, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। अच्छा, शेयर कैपिटल का टाइप क्या क्या होते हैं। सबसे पहला क्या है, इक्विटी। दूसरा क्या है, सबको साथ में लिखना है। दूसरा क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैपिटल। अच्छा, इक्विटी में भी क्या है, विथ यूनिफॉर्म
वोटिंग राइट्स। अच्छा, और ये क्या है? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। डिंग डिंग डिंग। अच्छा, पहले समझा देता हूं। यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स में था, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एक शेयर है तो एक वोटिंग। क्या एग्जाम्पल था? एक शेयर है तो मैंने टाटा मोटर्स डीवीआर का एग्जाम्पल दिया था। उसमें क्या होता है, हो सकता है आपके पास 5 शेयर हो बट वोटिंग कितनी है? एक। डिविडेंड मिलता है पूरा। तो हमको पता है कि भैया हम तो शेयर 10,000 के खरीदने वाले, और टाटा मोटर्स का शेयर मार्केट तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना बड़ा है। मेरे 10 शेयर 10,000 में जितने भी शेयर आएंगे उससे मैं 5-10 शेयर में कुछ भी डिसीजन में चेंज कर पाऊंगा क्या? तो मैं कहूंगा कि कोई बात नहीं, मेरे को थोड़ा डिविडेंड ज्यादा चलेगा या कम रेट में अगर टाटा मोटर्स का शेयर मिल रहा है तो चलेगा, मेरे को वोटिंग राइट से लेना देना नहीं है। तो एक और नेचर होता है इक्विटी शेयर्स का, एक डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला और एक यूनिफॉर्म वोटिंग राइट वाला। आप ऑनलाइन भी जाओगे सर्च करोगे तो टाटा मोटर डीवीआर एक अलग शेयर है और टाटा मोटर एक अलग शेयर है। आप लोग क्या खरीदोगे? टाटा मोटर्स डीवीआर। क्या खरीदोगे? टाटा मोटर्स डीवीआर। फिर आया कौन सा? प्रिफरेंस शेयर होल्डर। ये लोग बताएंगे कि प्रिफरेंस शेयर्स वो शेयर्स है जिनको प्रिफरेंशियल राइट है। अरे नाम में ही है, प्रिफरेंस शेयर वो शेयर है जिनको प्रिफरेंशियल राइट है, बट किस चीज का? रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वापस बोलो, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल वो पर्टिकुलर नेचर है जहां पे उनको क्या है? प्रिफरेंशियल राइट है, बट सर किस चीज का? पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का। एक बार दिखा देता हूं फिर लिख लेंगे। अच्छा, शेयर कैपिटल क्या है? शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर शैल बी हैव डिस्टिंक्टिव नंबर्स। व्हेन आप भी कभी शेयर खरीदोगे तो डीमैट अकाउंट में आपके अलग अलग यूनिक नंबर के आने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद शेयर कैपिटल का 2 टाइप, एक है इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स, यूनिफॉर्म वाले विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। इसमें बोला डिफरेंशियल वोटिंग राइट विद डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज। एग्जांपल टाटा मोटर्स डीवीआर। प्रेफरेंस, और फिर बोलते हैं प्रेफरेंस मींस दैट पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विच और वुड कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट ओवर पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। यहां लिख दो। प्रेफरेंशियल राइट किस चीजों में? पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। और ये कब होता है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। डन डन डन। चलो, प्राइवेट कंपनी 43 शेल नॉट अप्लाई वेयर एमओए ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। अच्छा, इन्होंने बोला जो ऊपर का सेक्शन 43 है वो अप्लाई नहीं करेगा जहां पे एमओए दिया गया है, इसका इतना लोड नहीं है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है अपना, एमओए क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे क्या एओए क्या होता है। पहले एमओए क्या है, एमओए के कंटेंट क्या है। तो एमओए क्या है सर? एमओए इज अ बेस डॉक्यूमेंट, इसको बोलते हैं। इट इज अ इनफैक्ट अ चार्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्कोप ऑफ द पावर्स ऑफ द कंपनी बताता है। आगे ही जाके अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे ही आपने एमओए के दिए गए स्कोप के बियॉन्ड जाके काम किया वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन वॉइड माना जाएगा। उसको बोलते हैं हम अल्ट्रा वायरस। वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन वॉइड माना जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायरस। इट इज द वेरी फाउंडेशन ऑन विच द कंपनी का होल स्ट्रक्चर इज आइडिफाइस ऑफ द कंपनी इज बिल्ट। डिंग डिंग डिंग। अच्छा, एक बेसिक फीचर्स में क्या क्या लिखोगे मेरे साथ जल्दी बताओ। सबसे पहले एमओए, सिर्फ की वर्ड बताओ। सबसे पहला क्या होगा? इट इज अ चार्टर। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या? वेरी फाउंडेशन।
स्कोप एंड पावर। इसके अंदर ही रह के कंपनी को क्या करना पड़ेगा भैया? पूरा काम करना पड़ेगा। अच्छा, अगर यहां देखोगे ये लोग बोलेंगे अ कंपनी कैन नॉट डिपार्ट फ्रॉम द प्रोविजन कंटेन इन द मेमोरेंडम। अगर कुछ अच्छे के लिए तो बात अलग है। इट कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एंगेज इन एनी ट्रेड और बिजनेस विच इज बियॉन्ड द पावर्स कन्फर्म्ड बाय द मेमोरेंडम। अगर ऐसा करती है तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा और वॉइड हो जाएगा। अच्छा लिखो, एनी कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड स्कोप ऑफ एमओए क्या हो जाता है? वो अल्ट्रा, और उसके साथ क्या हो जाता है? वो वॉइड। क्या हो जाता है? वॉइड। वॉइड का मतलब इज इट लीगली एनफोर्सेबल? नो। ये ट्रांजैक्शन में अगर कोई किसी को धोखा दे रहा है तो कोर्ट में जाके उस पर केस कर पाओगे? नो। यहां तक हो गया? चलो, अब ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग अ एमओए। आप कंपनीज एक्ट में ये एमओए का कॉन्सेप्ट लेके आए, बट ये एमओए का कॉन्सेप्ट जरूरी क्यों है? तो बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्या है ऑफ रजिस्टरिंग अ मेमोरेंडम। एक कंपनी को मेमोरेंडम क्यों बनाना चाहिए? तो ये आएगा ऑब्जेक्ट के अंदर। इसके भी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के भी चांसेस काफी है। ठीक है जी। सबसे पहला क्या है कि भैया इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड, और उससे क्या पता चलता है? पॉसिबल स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशन बियॉन्ड विच कोई एक्शन लेगा क्या? नहीं। दूसरा बोलेंगे इट इनेबल शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड डीलर्स जो इंटरेक्ट करते कम टू नो व्हाट इट इज पावर्स एंड व्हाट एक्टिविटीज इट कैन एंगेज इन। भैया मैं शेयर होल्डर हूं, मैं पैसा लगा रहा हूं, मैं डीलर हूं, मैं कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, मैं क्रेडिटर हूं, मैं कंपनी को लोन दे रहा हूं। ये सब लोग जो है ये सेंसिटिव है, इनको पता होना चाहिए कि कंपनी का क्या स्कोप है और क्या ऑपरेशंस तक वो काम कर सकती है। तीसरी चीज, इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, और पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो पर्सन जो इसको एंटर कर रहा है कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन में, वो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि उसको ये सब चीज का क्या है? नॉलेज है। तो एक डॉक्यूमेंट इन्होंने बना दिया। इससे क्या हो जाता है कि जो भी पर्टिकुलर बंदा ट्रांजेक्शन कर रहा है वो देख के आजा भाई हमारे एमओए का क्या स्कोप है, क्या पावर्स है कंपनी के, बियॉन्ड विच हमारे साथ ट्रांजेक्शन मत कर, नहीं तो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। द शेयर होल्डर्स मस्ट नो द पर्पस फॉर विच हिज मनी कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी एंड व्हाट रिस्क ही इज टेकिंग इन मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। कितना प्यारा पॉइंट है। बोले क्या ऑब्जेक्ट है ये हम बताते हैं। जो भी शेयर खरीदने जाएगा, तो क्या मैं ये एमओए हमने पब्लिकली क्लास में देखा था, ऑनलाइन दिखते हैं बहुत सारे, मैं इनके एमओए देख के ये पता कर सकता हूं कि कंपनी क्या बिजनेस करती है, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस में जाती है, क्या स्कोप ऑफ इसका बिजनेस है। इससे मेरे को ये समझ में आएगा कि एम आई कॉन्फिडेंट टू इन्वेस्ट इन द कंपनी और नॉट। तो दीज आर वेरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एमओए। तो चलो लिखो, हेडिंग डालो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रजिस्टरिंग अ एमओए। चलो, सबसे पहला क्या था? अरे क्या हो गया इसको? नहीं ना, पूरी रात चार्ज पे ही लगा देता हूं उसको मैं। तेरा मुंह चल रहा है। पॉसिबल स्कोप ऑफ ऑपरेशन बियॉन्ड विच it cannot go। ये क्या बच्चे हैं यार, कौन है ये न्यू गेम लेवल अप चैनल? नाइस शर्ट लिख रहा है पूरी क्लास में। कहां चल रहा है हमारा ऑब्जेक्ट्स ऑफ एमओए? हाँ ठीक है, ब्रेक नहीं दूंगा। इधर ध्यान दो, दूसरा क्या था? किस किस को पता चलेगा? शेयर होल्डर्स, क्या हैंडराइटिंग होगी मेरी, वाओ। शेयर होल्डर्स,
क्रेडिटर्स, डीलर्स। इससे क्या पता चलेगा? कंपनी के पावर्स, एक्टिविटीज। तीसरा, ये क्या बन जाता है? एक पब्लिक डॉक्यूमेंट। और ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि एनी पर्सन डीलिंग विद द अबाउट इट। हाँ, अरे नहीं नहीं, वो कमेंट देख के हंस रहा हूं मैं, बच्चे पगले हैं। फोर्थ, कौन? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को क्या पता चलेगा? ये नीचे वाली लाइन में लिखने में दिक्कत होती है। पर्पस फॉर विच मनी इज यूज्ड। डिंग डिंग डिंग। चलो, ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमओए। सबने लिख लिया? तुम घर पे नहीं लिखते हो ये सब, मुझे पता है। ठीक है, लिख लिया। अब कुछ हमारा सेक्शन 4 बोलेगा कि हम आपको क्या देंगे? स्केड्यूल 1 को रेफर कर देंगे और बोलेंगे एमओए कैसे ड्रॉ होना चाहिए। स्केड्यूल 1 क्या है? एक एक्ट में जो अलग अलग एनक्लोजर्स रहते हैं, जिसमें फॉर्मेट रहते हैं, तो समझ जाएगा। तो इसमें इन्होंने बोला कि सर टेबल ए कंपनी बताएगा लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए, टेबल बी बोलेगा गारंटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। अच्छा, एक गारंटी कंपनी में शेयर कैपिटल भी होगा? हाँ, वो आएगा टेबल सी में। एक आएगा अनलिमिटेड टेबल डी में, और अनलिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल। तो ए बी सी डी ई कितने हैं? ए बी सी डी ई। सबसे देखो, सबसे पहले अपन हमेशा यही पढ़ते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ए में, फिर पढ़ोगे क्या? लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। गारंटी भी अपन सेकंड पढ़ते थे हमेशा, तो लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर। अच्छा, गारंटी का एक और वर्जन, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। चौथा अनलिमिटेड कंपनी, और पांचवा अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। ओके। हाय कशिश। कशिश बोल रही है बिग फैन सर, इंटर की क्लास पे ध्यान दे रहे। हाँ हाँ, कशिश नाम के बहुत बच्चे होते हैं और एक नंबर के दगाबाज होते हैं। चलो, कंटेंट्स ऑफ एमओए। अब एमओए कैसे ड्राफ्ट होगा, उसका ड्राफ्ट फॉर्मेट कहां दिया है? स्केड्यूल 1 में। स्केड्यूल 1 कहां, कौन सा सेक्शन हमको स्केड्यूल 1 में भेजा है? सेक्शन 4। सेक्शन 4। अच्छा, कितने टेबल है? ए बी सी डी ई। अब इन्होंने बोला कि सर ये पर्टिकुलर टेबल्स में तो ठीक है, हमने फॉर्मेट दिया, बट एक एमओए में क्या क्या होना चाहिए? तो चलो हेडिंग डालो, कंटेंट्स ऑफ एन एमओए। हाथ दुखने लगे? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लिखते लिखते, कंटेंट्स ऑफ एमओए। नहीं, मैंने अच्छे से बोला कंटेंट्स ऑफ एमओए। सबसे पहला क्या होगा? नेम। दूसरा क्या होगा? कॉन्फिडेंस में भी गलत बोलते हैं बच्चे। रजिस्टर्ड ऑफिस। तीसरा क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्लॉज। क्या होगा? लाइबिलिटी क्लॉज। फिर होगा कैपिटल, फिर एसोसिएशन। अरे
अरे रुको रे रुको, एसोसिएशन और नॉमिनेशन। अच्छा, नॉमिनेशन कब लगता है? ओपी छी में, याद रखना, ओनली इन केस ऑफ ओपी छी। डिंग डिंग डिंग। अच्छा, नेम में क्या होगा? नेम ऑफ द कंपनी। पब्लिक में क्या लगता है? लिमिटेड। प्राइवेट में क्या लगता है? प्राइवेट लिमिटेड। जोश बढ़ाओ यार। पब्लिक में क्या लगता है? प्राइवेट में क्या लगता है? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में क्या देना पड़ता है? स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। उन्होंने बोला ऑब्जेक्ट में क्या होगा? ऑब्जेक्ट फॉर कंपनी जो फॉर्म, इसके साथ ही साथ जो भी नेसेसरी है इन फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो भी ऑब्जेक्ट डाल सकते हो। हमने एमओए देखा तो लिखा था, एक था पहले ऑब्जेक्ट और फिर नीचे दिया गया था इन फर्दरेंस ऑफ द अबव। तो इन्होंने बोला ऑब्जेक्ट क्लॉज में दो। लाइबिलिटी में क्या होगा? लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड। अच्छा, कैपिटल में क्या होगा? कितना कैपिटल है? नंबर ऑफ शेयर्स। क्या पर्टिकुलर? एसोसिएशन क्लॉज में होगा फर्स्ट डायरेक्टर्स एंड ऑल से उनका कौन है। और थर्ड होगा नॉमिनेशन क्लॉज, हमारा नॉमिनी कौन है इन केस ऑफ ओपीसी। डिंग डिंग डिंग। चलो जी, इंपॉर्टेंट है ये देखो। इट टू बी नोटेड दैट कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन थ्रू इट्स सब्सक्राइब टू द एमओए, हाउएवर अ माइनर कैन नॉट बी अ सिग्नेटरी टू द मेमोरेंडम। अच्छा, क्या गार्डियन ऑफ अ माइनर जो सब्सक्राइब करते हैं मेमोरेंडम विल बी डीम्ड टू बी सब्सक्राइब इन पर्सनल कैपेसिटी। बोले वो करे माइनर क्या, बट हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से बोलेंगे कि ये गार्डियन ही पर्टिकुलर बंदा सब्सक्राइब कर रहा है। द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी कैन नॉट कंटेन एनीथिंग। अच्छा, इन्हें ये लॉ ही आपको बोल रहा है कि मेमोरेंडम बनाओ, ऐसा कुछ मत बनाओ जो हमारे विरुद्ध हो। कितनी आसान चीज है। लॉ ने क्या बोला? मेमोरेंडम बनाओ, बट ऐसा कुछ मत बनाओ जो हमारे ही अगेंस्ट हो। तो यू कैन नॉट कंटेन एनी प्रोविजन या एनी क्लॉज इन द मेमोरेंडम विच इज कॉन्ट्ररी। क्या लिख के आओगे? कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, विच इज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। यहां तक आ गए? यहां तक सब जन आ गए? डिंग डिंग डिंग। चलो एक बार है ना, कंटेंट्स ऑफ एमओए। एमओए पहले कौन सा सेक्शन लेके आया हमको? सेक्शन 4। एमओए अब लिखते जा रहा हूं ना तो बड़ा भी जा रहा, लिखते आ रहा तो वापस से स्टार्टिंग से रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सेक्शन 4 कहां भेज रहा है? शेड्यूल 1 में। कौन कौन से टेबल है? ए बी सी डी ई। वापस बोलो, ये तो सबको आता है। क्या क्या है? ए बी सी डी ई, उसके आगे नहीं। अच्छा, ए में क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, हमेशा पहले पढ़ते थे। उसके बाद लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। थर्ड में सी में लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग। चौथा क्या है? अनलिमिटेड। और पांचवा क्या है? अनलिमिटेड विथ। अच्छा, कंटेंट्स ऑफ एमओए में गए, सबसे पहला क्या आएगा? नेम क्लॉज। प्राइवेट में क्या लिखना पड़ता? पीवीटी या प्राइवेट। दूसरे पब्लिक में क्या लिखना पड़ता? लिमिटेड। फिर उसके बाद ओपीसी में सेक्शन 8 में क्लब कॉमर्स, ये सब। हाँ, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, क्या रजिस्टर एरिया देना पड़ता है? नहीं, स्टेट देना पड़ता है। ठीक है, क्या देना पड़ता है? स्टेट। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट क्लॉज, जिसमें प्राइमरी ऑब्जेक्ट तो रहेंगे ही, इन फर्दरेंस ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्ट भी आप नेसेसरी ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हो। फिर आएगा लाइबिलिटी क्लॉज, लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है कि अनलिमिटेड है, ये पता चलेगा। फिर आएगा कैपिटल क्लॉज, नंबर ऑफ शेयर्स कितने का पर्टिकुलर एक शेयर रहेगा। फिर आएगा एसोसिएशन, जिसमें सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम आएंगे। और फिर बोलता है नॉमिनेशन क्लॉज। हाय हबीबी, हबीबी दगाबाज फैन है, बोलता है प्रणव खोजे। यस सर, आ गए, आ गए, नाचो। चलो, इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। ट्रस्ट मी गाइस, ब्रेक देने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, बट आप बोल रहे हो तो सुनो। 5 मिनट में मैं स्टार्ट कर दूंगा। जो यहां पे रहेगा वो अच्छा, जो नहीं रहेगा मेरे को कोई फर्क जरूर पड़ेगा और मैं उनकी बैंड बजाऊंगा। ठीक है, जल्दी से 5 मिनट में आ जाओ।
चलो, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जल्दी से ऑनलाइन वाले अपना अपना हाँ, ये अपना अपना अटेंडेंस लगा दो ऑनलाइन वालों। क्या लिखा? अरे मैं एक चैट पढ़ने लगा था। ऑनलाइन वालों अपना अटेंडेंस लगा दो बच्चों। चलो जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हेडिंग दो। डॉक्ट्राइन। क्या दो हेडिंग? डॉक्ट्राइन। क्या डॉक्ट्राइन कोई सेक्शन है? नहीं। क्या डॉक्ट्राइन कोई सेक्शन है? नहीं। बहुत सारे केस के ऑर्डर्स आए कोई पर्टिकुलर चीज पे, तो लॉ बोलता है हम ये पर्टिकुलर चीज को, जो डिसीजन है केस का, उसको क्या बना देंगे? प्रिंसिपल्स बना देंगे कि ये प्रिंसिपल्स फॉलो करो ऐसी चीजों में। अच्छा, सबसे पहले कुछ टर्म समझते हैं। सबसे पहले लिखो अल्ट्रा वायरस, इसको लिखो बियॉन्ड पावर्स, इसको लिखो बियॉन्ड पावर्स। ऐसे गए ट्रांजैक्शन क्या हो जाते हैं? वॉइड। क्या हो जाते हैं? वॉइड। फिर क्या आएगा? इंट्रा वायरस। फिर क्या आएगा? ये होगा विद इन पावर्स। ये होगा विद इन पावर्स। ऐसे क्या हो जाते हैं ट्रांजैक्शंस? वैलिड। हाँ, कोई बात नहीं डार्लिंग, लो, खुश, हैप्पी, हैप्पी। यार तेरी पदवी वापस लेनी पड़ेगी। सुनो, इधर आ जाओ। अ डॉक्ट्राइन इज अ प्रिंसिपल बिलीव और पोजिशन often held by the authorities such as court. A doctrine can be a rule, theory or a tenet of law. There are many judicial doctrines applied under the constitution of India. ये हमने लिख दिया। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस के पहले हमने कुछ टर्म समझे। तो अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड पावर्स, और ऐसा कुछ होगा तो कंक्लूजन क्या होगा? वो ट्रांजेक्शन वाइड एब इनिशियो। फिर बोले इंट्रा वायरस का मतलब होता है विद इन पावर्स, और ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन होगा तो वो पर्टिकुलर चीज क्या होगी? वैलिड। कुछ बच्चों के यहाँ सवाल आ रहे हैं टेस्ट एंड ऑल से रिलेटेड। देखो जी, मैं एक बार क्लियर कर दूं आपको। आप अगर मेरे रजिस्टर्ड बच्चे हो जिन्होंने क्लास ली है, आपको कुछ नहीं करना, मजे ही मजे करने, ठीक है? टेस्ट देना चाहते हो तो दे देना, मैं लिंक भेजूंगा, आप कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप ऐसे बच्चे हो जिन्होंने क्लास नहीं ली, जो नीचे रजिस्टर किए हैं फ्री में, तो वो टेस्ट नहीं दे सकते। तीसरी चीज, अगर आपने रजिस्टर किया है बुक्स लेने के लिए, तो बुक्स के साथ आपको टेस्ट का भी एक्सेस में देने वाला हूं। सिंपल डिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला, द मीनिंग ऑफ द टर्म अल्ट्रा वायरस इज सब सिंपली बियॉन्ड द पावर्स। ये तो बचपन में पढ़ के आए हैं। द लीगल फ्रेज अल्ट्रा वायरस इज एप्लीकेबल टू एक्ट डन इन एक्सेस ऑफ द लीगल पावर्स ऑफ द डूअर्स। ध्यान दो, फिर अपने को लिखना है साथ में। सबसे पहले क्या है? अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर्स। दूसरा बोलते हैं कोई भी एक्ट ऐसा करते हैं तो क्या बोलते हैं? इट इज एक्ट डन इन एक्सेस ऑफ द लीगर। जो भी ये एक्ट कर रहा है उसके लीगल पावर्स के एक्सेस में जाके कर रहे हैं। थर्ड होता है व्हेन एन एक्ट बियॉन्ड ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एमओ इज अल्ट्रा वायरस द कंपनी, इट इज नल एंड void. तो एनी ट्रांजेक्शन विच इज अल्ट्रा वायरस द कंपनी, मतलब अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम इज नल एंड void. बट क्या अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन रेटिफाई किए जा सकते हैं? नहीं सर। 100% मेंबर्स रेटिफाई करने को रेडी है तो भी कर सकते हैं? नहीं। बट क्या अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर्स वाले ट्रांजेक्शन रेटिफाई किए जा सकते हैं? हाँ। तो पहले बोलते हैं एक्ट अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर्स बट इंट्रा वायरस द कंपनी शेयर होल्डर्स में रेटिफाई इट। और कैसे? एक्ट अल्ट्रा वायरस द एओए कैन बी रेटिफाइड अल्टरिंग द एओए बाय फाइलिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। चलो आ जाओ, हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन रिलेशन टू मोआ, इन रिलेशन टू मोआ। अरे वो वाला नहीं भाई, वेरी बैड सोचना। चलो, सबसे पहला सबसे पहला
सबसे पहला क्या है, मोआ का इंपॉर्टेंस। सबसे पहले अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड पावर्स, वो नहीं लिखेंगे। दूसरा क्या है, भूल गए, एन एक्ट विच इज एक्सेस ऑफ द लीगल पावर्स ऑफ द डूअर्स। चलो जी, उसके बाद क्या था, अच्छा एक क्या बात बताओ, कोई अल्ट्रा वायरस एक्ट है, क्या है, अल्ट्रा वायरस एक्ट है, कैन इट बी रेटिफाइड। अच्छा, दिस एक्ट इज अल्ट्रा वायरस द कंपनी, इट इज अल्ट्रा वायरस द कंपनी, कैन इट बी रेटिफाइड, नो, कैन इट बी रेटिफाइड, नो, लिखो। चौथा, अगर अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर होवेगा, क्या होवेगा, अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर होगा, तो क्या वो रेटिफाई किया जा सकता है, यस। फिफ्थ, अगर अल्ट्रा वायरस द एओए होगा तो क्या वो रेटिफाई किया जा सकता है, यस। कैसे, एओए को चेंज करके, कैसे, एसआर पास करके, क्या करके, एसआर पास करके। यहां तक सब आ गए, सब साथ में लिख लिए। थोड़ा फास्ट लिखना है बच्चों, आपका अगर स्पीड स्लो है तो उसको फास्ट कर लो, नहीं तो पेपर नहीं लिख पाओगे। डिंग डिंग डिंग, यहां तक आ गए। चलो, इंपैक्ट क्या होगा, अच्छा मेरा अल्ट्रा वायरस द कंपनी का ट्रांजैक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को याद करो बचपन में जो पढ़े थे, अल्ट्रा वायरस द कंपनी का ट्रांजैक्शन है, वो क्या होता है, नल एंड वॉइड। क्या वॉइड ट्रांजैक्शन को लीगली एनफोर्सेबल कर सकते हैं, नहीं। तो सबसे पहले द इंपैक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज दैट द कंपनी कैन नाइदर बी सूड ऑन एन अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन नॉर कैन इट सू ऑन इट, ना हम सू कर सकते हैं ना कोई हम पे सू कर सकता है। ये तो सच बात है, ये कोई इसमें कोई लर्न करने की जरूरत है नहीं। अगर अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन है तो ना कोई हम पे सू कर सकता है, ना ही हम किसी पे सू कर सकते हैं। डिंग डिंग डिंग। उसके बाद, सिंस द मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट इट इज ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है तो पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ओपन है। और देयरफॉर वन हु डील्स विद द कंपनी इज डीम्ड टू नो द अबाउट द पावर्स ऑफ द कंपनी, ये लिख चुके हैं। थर्ड, फोर्थ, इफ इन स्पाइट इफ यू एंटर विद द ट्रांजैक्शन इट इज अल्ट्रा वायरस यू कैन नॉट एनफोर्स इट अगेंस्ट द कंपनी। सिंपल चीज है, इधर ध्यान दो। इंपैक्ट क्या होने वाला है, सबसे पहले अगर अल्ट्रा वायरस हो जाता है तो ना कंपनी पे कोई सू करेगा ना कंपनी किसी पे सू करेगी। सेकंड, ये लोग बोलते हैं ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो ये पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए है, इसलिए अगर कोई कंपनी के साथ डील कर रहा है तो हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि उसको इस चीज का नॉलेज है। इन स्पाइट ऑफ दैट इफ ही डील्स विद द कंपनी, हम कंपनी के अगेंस्ट में कुछ एनफोर्स नहीं कर सकते, कुछ सू नहीं कर सकते हैं। आप सबने कर लिया, लिख लिया। चलो, एक अशबेरी कैरेज, एशबेरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड का केस था। इस केस में इन्होंने बोला था कि देखो हमारे ऑब्जेक्ट्स क्लॉज में कंपनी के दिया गया है कि कंपनी मेक सेल और लैंड करेगी रेलवे कैरेज एंड वैगन्स, कंपनी कैरी करेगी बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। एक रीड में पढ़ो, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स टू परचेज लीज सेल एंड वर्क ऑन माइंस, और ऐसे ही इन्होंने बोला सेल एंड मर्चेंट और एजेंट कोल टिम्बर मेटल्स। इवेंचुअली क्या किया, ये कंपनी ने फाइनेंसिंग दी एक कंस्ट्रक्शन के लिए, जो कहां पे होने वाला था, बेल्जियम में। रेलवे लाइन का एक बेल्जियम में कंस्ट्रक्शन होने वाला था, उसके लिए क्या दिया, पैसा दिया, मतलब पैसा लगाया, फाइनेंसिंग दी, लोन दिया। इन्होंने बोला था कंपनी हाउएवर रेपुटेड द कॉन्ट्रैक्ट एज बीइंग अल्ट्रा वायरस और रिची ब्रॉट एन एक्शन फॉर द डैमेजेस ऑफ द ब्रीच। हिज कॉन्टेंशन वाज, कंपनी बोली यार ये तो हमारे बियॉन्ड पावर था, हम कहां फाइनेंसिंग करेंगे, हम तो जनरल कॉन्ट्रैक्टर है। रीची बोलता है नहीं, आपके ना ऑब्जेक्ट क्लॉज में दिया है कि वर्ल्ड क्या दिया है, जनरल कॉन्ट्रैक्टर, इसलिए ये भी आपके अंडर कवर होगा। ऐसा कुछ होगा क्या,
नहीं, इन्होंने बोला अगर आप किसी का ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़ रहे हो तो उसको क्रॉस रेफरेंसिंग में पढ़ो, रीड इन कनेक्शन विद द कंपनीज मेन बिजनेस। ऐसे उठा के आप कोई भी चीज को लिंक करोगे तो चलेगा क्या? नहीं, फिर तो कॉन्ट्रैक्टर कोई भी चीज का हो सकता है, केमिकल का करवा दो, सैंड का करवा दो, किसी का भी। ऐसा होता क्या? नहीं। तो ये केस लॉ का नाम पढ़ना, अगर क्वेश्चन आएगा तो ये वाला पार्ट तुमको दिया हुआ होगा, बताया हुआ होगा कि कंपनी के ऑब्जेक्ट में ये था, उसका जो 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 पर्टिकुलर बंदा है वो क्या क्लेम कर रहा था कि इसमें जनरल कॉन्ट्रैक्टर में फाइनेंसिंग भी इंक्लूड हो गया। तुम बोलोगे ऐसा नहीं है, जब भी एमओए पढ़ रहे हो तो वी हैव टू रीड इट इन कनेक्शन विद द कंपनीज मेन बिजनेस। में गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? वी हैव टू रीड इन कनेक्शन विद द कंपनीज मेन बिजनेस। यहां तक आ गए? एक बार रिवाइज करा दो जल्दी से। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का चार्टर बेस्ड डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के स्कोप बताता है बियॉन्ड विच कंपनी कैन नॉट गो। अगर कंपनी जाती है तो वो ट्रांजैक्शन हो जाता है अल्ट्रा वायरस। क्या हो जाता है? अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर्स। बियॉन्ड द पावर्स का मतलब होता है कि सर जब वो बियॉन्ड द पावर्स तो वो हो जाएगा नल एंड वॉइड। अगर ऐसा नल एंड वॉइड ट्रांजैक्शन हो जाता है तो उसमें हम एनफोर्स कर सकते हैं, कंपनी पे सू कर सकते हैं। कंपनी किसी पे सू कर सकती है क्या? नहीं। ये हो गई अल्ट्रा वायरस द कंपनी, अल्ट्रा वायरस द एमओए की बात। अब मैं बोलूंगा अगर अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर होता है तो क्या वो रेटिफाई किया जा सकता है बाय शेयर होल्डर्स? हाँ। अगर अल्ट्रा वायरस द एओए था तो क्या वो रेटिफाई किया जा सकता है? हाँ, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। इसके बाद इन्होंने बोला कि सर सुनो सुनो, अगर ये कंपनी एक मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इट इज ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। अगर कोई भी पर्टिकुलर बंदा डील कर रहा है कंपनी के साथ तो हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि उसको इसका क्या है? नॉलेज है। तो इसका मतलब यही है कि अगर फिर भी वो डील करेगा तो वो कंपनी को एनफोर्स कर सकता है कि अगेंस्ट द कंपनी? नहीं। डिंग डिंग डिंग। यहां तक सब आ गए? तो एक अपन ने केस लॉ पढ़ा था, एशबेरी रेलवे कैरेज वर्सेस एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची का। इसमें उन्होंने बोला कि ऑब्जेक्ट क्लॉज रीड कर रहे हो तो उसके वर्ड्स को आप इन कनेक्शन विद द कंपनीज के मेन बिजनेस करो। अच्छा, आगे बढ़े। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, वो जो मेरी आवाज अब अच्छी आ रही है, मैंने कुछ तो भी सुधारा है यहां पे। क्या आवाज अच्छी आ रही है? तेरी जितनी प्यारी आवाज नहीं है उस्मा। मेमोरेंजम नहीं बोल सकता मैं, मेमोरेंजम। अच्छा, अब ठीक है। चलो रुको, और कुछ चीज कर दो। अब बताओ, अब ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू। यस सर, सारिका, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। चलो आगे बढ़े। अब हम पढ़ेंगे एओए। क्या पढ़ेंगे? आयो क्या मोआ था, ये क्या है? क्या है? छी। ये क्या है? एओए। ये क्या है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। चलो अपन वापस याद करते हैं। एमओए में दिया गया था कि कंपनी क्या कर सकती, क्या नहीं कर सकती, बियॉन्ड विच वो जा नहीं सकती, जाएगी तो ना सू कर पाएगी, ना कोई इस पे सू कर पाएगा। ठीक है। एओए में दिया रहता है कि सर रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट इंटरनल मैनेजमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट इंटरनल मैनेजमेंट, कि कंपनी की इंटरनल चीजें कैसे क्या चलने वाली है। अब भैया ये बोलेंगे द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर फ्रेम टू मैनेज इट्स इंटरनल अफेयर्स just as the memorandum contains the fundamental articles contain the internal regulation of the कंपनी। बोले मेमोरेंडम में आपने फंडामेंटल स्कोप पावर्स की बात करी तो आर्टिकल क्या बताएगा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बताएंगे इंटरनल रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इज द मग्नकर्ता इज अ बिजनेस डॉक्यूमेंट, हेंस इट इज कॉन्स्टिट्यूट स्ट्रिक्टली इट रेगुलेट्स द डोमेस्टिक। इंटरनल को आप ये भी बोल सकते हो डोमेस्टिक मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, क्रिएट सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। अच्छा, ये तो नीचे का है। ठीक है, ये हो गया एओए। वापस से वो था फाउंडेशन डॉक्यूमेंट, ये है इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन वाला डॉक्यूमेंट। इसको मैं बोल सकता हूं इंटरनल मैनेजमेंट वाला डॉक्यूमेंट, इसको ही मैं बोल सकता हूं डोमेस्टिक मैनेजमेंट वाला डॉक्यूमेंट। ये सब वर्ड्स आपके एओए में आना चाहिए। अब आएगा कंटेंट्स एंड मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एओए। अच्छा, एमओए का मॉडल आर्टिकल्स कहां था? सेक्शन नंबर 4 में। एमओए के बाद 4 के बाद क्या पढ़ा अपन ने? 5 में एओए। वापस से अपने को जाना पड़ेगा और ये बताएंगे कि सेक्शन 5 बताएगा सबसे पहला कंटेंट्स एंड मॉडल्स ऑफ आर्टिकल्स में सबसे पहले रेगुलेशन बताओ। और रेगुलेशन किस चीज के लिए? रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट। चलो हेडिंग डालो।
एओए का कंटेंट्स। सबसे पहला क्या है? रेगुलेशंस। किस चीज से रिलेटेड? मैनेजमेंट। और ये मैनेजमेंट किस चीज का है सर? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। इंटरनल मैनेजमेंट है, डोमेस्टिक मैनेजमेंट है। फिर बोलते हैं इंक्लूजन ऑफ मैटर्स। बोलते हैं एओए में मैटर्स रहते हैं जो प्रिस्क्राइब्ड है, हाउएवर कंपनी कोई एडिशनल मैटर रख सकती है क्या? हाँ। अच्छा, मैटर्स पहले क्या है? प्रिस्क्राइब्ड है, लॉ में दिए गए हैं कि इस चीजों से रिलेटेड क्या लिख दो, रूल्स एंड रेगुलेशन बता दो। अच्छा, अगर कंपनी को लगता है तो कोई एडिशनल मैटर भी लिख सकती है क्या? हाँ। और एडिशनल क्या होंगे? जो नेसेसरी है, जो नेसेसरी है फॉर इंटरनल मैनेजमेंट, फॉर इंटरनल मैनेजमेंट। डिंग डिंग डिंग। यहां तक सब आ गए? ऑनलाइन वाले आ गए? चलो जी, नेक्स्ट हेडिंग डालो। पहले बोलते हैं रेगुलेशन इंटरनल मैनेजमेंट का, दूसरा बोलते हैं मैटर्स जो प्रिस्क्राइब किया गया है लॉ में, और अगर आप कंपनी चाहती है कि एडिशनल मैटर डालना है तो वो भी डाल सकते हो। थर्ड बोलते हैं कि कुछ प्रोविजंस डाल सकते हो जिसको बोलते हैं कंटेन्स प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। तो यहां हेडिंग डालो, थर्ड पॉइंट, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। अगर हमको लगता है कि ऐसे कोई हमें प्रोविजन डालना है जिसको आसानी से चेंज ना किया जाए, तो आसानी से चेंज ना किया जाएगा मतलब ऐसे प्रोविजन जिसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन से भी बियॉन्ड जाना पड़े, स्पेशल रेजोल्यूशन या बियॉन्ड जाना पड़े। तो इन्होंने बोला द आर्टिकल्स में कंटेन्स प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट टू प्रोटेक्ट समथिंग। कोई भी चीज हो सकता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर अगर लोन दे रहे हो तो ये पर्टिकुलर फॉलो करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ अगर डील करना है, विद आउट ऑफ इंडिया डील करना है, तो कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए डाल सकते हैं। और टू इफेक्ट द स्पेसिफाइड प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल्स में बी ऑल्टर्ड ओनली इफ कंडीशन और प्रोसीजर एज दैट आर मोर स्ट्रिक्टिव देन एसआर आर मेट और कंप्लाइड विद। बोले ये प्रोविजन तो डाल दिए, और अगर अब उसको चेंज करना भी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एसआर या उससे ज्यादा स्ट्रिक्टिव करना पड़ेगा। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन आर प्रोविजन डिसीजंस व्हिच रिक्वायर अ स्ट्रिक्ट कंडीशन देन स्पेशल रेजोल्यूशन। डिंग डिंग डिंग। तो हमें कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को प्रोटेक्ट करना है तो हम हमारे आर्टिकल्स, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन वाले डॉक्यूमेंट में कौन सा प्रोविजन डालेंगे? एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल देंगे। और ये वो प्रोविजन होगा जिसको ऑल्टर करना, चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन से भी या स्ट्रिक्टिव चीजें करना पड़ेगा। तो स्पेशल रेजोल्यूशन से ज्यादा स्ट्रिक्ट क्या हो सकता है? यूनानिमस हो सकता है, यूनानिमस अप्रूवल। अच्छा, मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। रुको, अच्छा इसको इंक्लूड कैसे करना है? किसी को याद आ रहा है? इसको इंक्लूड कैसे करना है बता। अच्छा, तो दो ऑप्शन है, इसको इंक्लूड कैसे करना है? तो यहां ऐसे बनाता हूं, सबसे पहला एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही डाल दो, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही डाल दो। बट हो सकता हमें यह अकल आए कब? जब हमारी कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, हमारी कंपनी। तो इसमें भी आपको देखना है कि कंपनी कैसी है। अगर कैसी है? पब्लिक है। अगर क्या है? पब्लिक है। और क्या है? प्राइवेट है। प्राइवेट है तो क्या है? यूनानिमस का मतलब क्या होता है? प्राइवेट है तो 100% अप्रूवल, और अगर पब्लिक है तो एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन। तो दो ऑप्शन है, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ही डाल दो, अगर नहीं डाल पा रहे हो बाद में है तो देखना है कि प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है। अगर पब्लिक कंपनी है तो क्या लगेगा?
SR, अगर पब्लिक कंपनी है तो क्या लगेगा SR, अगर प्राइवेट कंपनी है तो क्या लगेगा 100%, मतलब यूनानिमस अप्रूवल। यहां तक आ गए। अच्छा, जब भी हम ये करेंगे तो हम किसको नोटिस दे देंगे भैया, किसको नोटिस दे देंगे, नोटिस टू RO3, नोटिस टू RO3। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स कहां है, टेबल, अच्छा वहां क्या था ABCDE, यहां था FGHIJ शेड्यूल 1 में। मॉडल आर्टिकल्स, कंपनी में अडॉप्ट जो प्रोविजन है वैसे के वैसे, और कुछ कर सकती है और कुछ अपने हिसाब से कर सकती है। फॉर एग्जांपल मॉडल आर्टिकल्स में 10 प्रोविजन है, कंपनी पूरा का पूरा वैसा कॉपी पेस्ट कर लेगी, या फिर 5 उठा लेगी, 5 अपने मन से करेगी। कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो उसको ये अपने, in case of registered articles of such company do not exclude or modify regulation contained in the model articles applicable to such company। ये बाद में भी अगर कंपनी कही तो वैसे के वैसे वो उठा सकते हैं जो मॉडल आर्टिकल्स में दिया गया है एज पर सेक्शन 5 इन शेड्यूल 1। डिंग डिंग डिंग, यहां तक आ गए सबके सब। अच्छा, अब बताएंगे अपन एमओए और एओए का डिफरेंस। क्या बताएंगे, एमओए और एओए का डिफरेंस। सबसे पहला अपन बोलेंगे कि सर ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, डिफाइंस एंड डिलिमिट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। पहले तो बताते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है और उसको लिमिट भी कर देते हैं। इसके बियॉन्ड जाओगे तो क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायरस। एओए लेज्ड आउट द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल, आरआर फॉर आईएम। क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी विद द आउटसाइडर वर्ल्ड। एमओए क्या करता था सर, बेस बनता था मेंबर्स और कंपनी के बीच में एज अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही कोई भी शेयर खरीदने जाएगा, आउटसाइडर वर्ल्ड है उनके बीच में, बिकॉज इट वाज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, कंपनी वेन इट विद इट्स मेंबर्स। अल्ट्रेशन अगर एमओए में करना है तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही होगा, और मोस्ट केसेस में रिक्वायर्ड होती है परमिशन किसकी, डायरेक्टर या ट्राइब्यूनल की। बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन आप क्या करोगे, एओए कर सकते हो। अच्छा, अल्ट्रा वायरस द एमओए क्या रेटिफाई किया जा सकता है, नो, इट इज वॉइड एंड कैनॉट बी रेटिफाइड। अच्छा, कैन बी रेटिफाइड, अच्छा एओए को कर सकते हैं, हाँ एओए को कर सकते हैं, हाँ एओ के कर सकते हैं, हाँ। चलो एक बार इसका डिफरेंस बिटवीन लिख लो, टपक जाएगा पता नहीं कब। कोई प्रॉब्लम है, मैं भी लिख रहा हूं, एमओ ए, एओ ए। कीवर्ड्स बताओ, सबसे पहला क्या था, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिलिमिट्स, एंड डिलिमिट्स। एओए में क्या था, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट। रूल्स में क्या था, रूल, एओए में क्या था, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट। दूसरा, नेचर किसका था, यह है विथ आउटसाइडर, इसका विथ इट्स मेंबर। तो ये था नेचर में, ठीक है, ये था ऑब्जेक्टिव। अच्छा, थर्ड क्या था सर, अल्टर मतलब चेंज करना है, लिख देता हूं चलो, अल्टरेशन करना है। इट इज पॉसिबल, यस, इन वेरी फ्यू सर्कमस्टांसेस। आप लिख सकते हो क्या, स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अच्छा, किसका ऑर्डर लगेगा, एक तो आरडी का या ट्राइब्यूनल का, रीजनल डायरेक्टर का या ट्राइब्यूनल का। अच्छा, एओए कैसा होगा, बाय पासिंग अ एसआर, बाय पासिंग अ एसआर। फोर्थ लास्ट था, अल्ट्रा वायरस में क्या हो जाएगा, ये नल एंड वॉइड, कैन नॉट बी रेटिफाइड ऑब्वियसली, और ये क्या हो जाएगा, वैलिड। लिख लिया, वैलिड। कान बंद करके थी क्या उजमा, आज नहीं बुलाए शादी के फंक्शन में, तो आज क्या साफ सफाई करने जाना। कल तो देखो मेरे को पता है मेहंदी परसों थी, कल इसकी साफ सफाई का काम था। दो ईद जा चुकी है, तू ना सेवई लाई ना कुछ, कितनी कंजूस है रे। हाँ
हाँ, नमकीन वाली सेवइयां बनवाना एक बार। हाँ, वो जो नूडल्स टाइप नहीं बनती सेवई, प्लीज ना प्लीज, मतलब ठीक है बाद में प्लीज। अरे क्लास लाइव है, चलो 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 बाद में अब भी मेरे चलो 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 चलो। हाँ, अरे स्टीम पॉज नहीं होता पगलू। फिर अब पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डिंग डिंग डिंग, क्या पढ़ेंगे? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्राइन ऑफ। बच्चों बहुत सारे लोगों की बैंड बजती है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, ये डिफरेंस मेरे साथ पहले अच्छे से पढ़ना, ठीक है जी? ये डिफरेंस मेरे साथ अच्छे से पढ़ना। यहां क्या दिया है? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव, यहां क्या दिया है? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का कंस्ट्रक्टिव वर्ड का मतलब होता है डीम्ड। कंस्ट्रक्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है? इंडोर का मतलब होता है अंदर वाला मैनेजमेंट हाँ, सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलते हैं एमओए और एओए एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और ये आउटसाइडर इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, तो हम मान लेंगे कि उन्होंने वेरीफाई कर रखा है। वापस बोलता हूं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, नोटिस मतलब आपको जान होनी चाहिए, मतलब जानते हैं ना वो वैसी जान, मतलब हाँ, जान पहचान नहीं, पता होना चाहिए, ठीक है? क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब हम डीम्ड मान लेंगे, डीम्ड मान लेंगे कि आपको उसका नोटिस है, आपको पता है, और उसकी वो लोग आपको देखो क्या क्या बता रहे हैं। पहले बोलते हैं एमओए पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो इट कैन बी इजीली वेरीफाइड बाय द। ये जो डॉक्ट्राइन काम करेगा ये अगेंस्ट द आउटसाइडर करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि ये जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो इट इज अगेंस्ट द आउटसाइडर। एनी आउटसाइडर एंटरिंग इनटू अनयूजुअल ट्रांजैक्शन मस्ट नो दैट एमओए और एओए में वो था कि नहीं। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हो जो अनयूजुअल है, जैसे फाइनेंस की कंपनी एलआईसी से आप कोई गुड्स खरीद रहे हो, अनयूजुअल है, नाम क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। नाम क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और अपन उससे क्या खरीद रहे हैं? कोई गुड्स, तो थोड़ा गड़बड़ लग सकता है, तो बोलते हैं एनी आउटसाइडर एंटरिंग टू अनयूजुअल ट्रांजैक्शन मस्ट रीड द एमओए एंड एओए टू चेक वेदर इट इज विद इन द पावर्स। और ये हमेशा क्वेश्चन इस पे किसके आएंगे? एरिया ऑफ क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एमओए पे, और इसके कोई एक्सेप्शन है तो वो क्या है? डिम, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। मैंने इसको इसलिए समराइज किया कि आपको झेपे, पहले आपको यह पता चलना चाहिए कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक इसको अच्छा आसानी से वेरीफाई कर सकती है। ये डॉक्ट्राइन करेगा अगेंस्ट काम किसके? आउटसाइडर के। अगर अच्छा एक बात बताओ, आउटसाइडर कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसको विद इन द पावर्स और स्कोप है कि नहीं वो चेक करना चाहिए। और ये क्वेश्चंस भी आएंगे तो कौन से एरिया में आएंगे? ऑब्जेक्ट्स ऑफ एमओए पे, और इसका एक्सेप्शन है डिम। अब इससे कंपेयर करते जाओ इंडोर मैनेजमेंट को। किसको? हमने बोला कि डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज अगेंस्ट द आउटसाइडर। इंडोर मैनेजमेंट बोलेगा भैया इट इज फेवर ऑफ द आउटसाइडर। अरे ऐसे कैसे? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलेगा कि अंदर के जो काम है वो आप अच्छे से कर रहे हो, हम भी ये मान लेंगे। जब आपने हमको बोला कि तू मान ले जो भी एमओए एओए उसमें स्कोप विद इन द पावर है कि नहीं, तो हम उसको डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अगेंस्ट द आउटसाइडर में काम हो गया। इंडोर मैनेजमेंट बोलेगा कि ठीक है, फिर आप लोग भी कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो कि नहीं, वो आप लोग हम मान लेंगे कि वो कर रहे हो। तो इन्होंने बोला इट इज इन फेवर ऑफ आउटसाइडर, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय द आउटसाइडर्स। एमओए और ए तो पब्लिक डॉक्यूमेंट था भाई, उसमें जो लिखा है वो विद इन द पावर विद इन द स्कोप है कि नहीं वो हम लोग जज कर पा रहे हैं। बट अगर एओए में लिखा है कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऐसे ऐसे प्रोसेस होगा, अब अंदर कंपनी में वो एक्चुअल हो रहा है कि नहीं वो हम कैसे देख पाएंगे? तो ये हमारे फेवर में होगा आउटसाइडर के। एन आउटसाइडर हु रीड द एमओए एंड ओए टू चेक वेदर इट इज विद इन द पावर्स ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू चेक वेदर द कंपनी हैज एक्चुअली फॉलोड द प्रोसीजर और नॉट। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बोलेगा ये पर्टिकुलर चीज के लिए ये रेजोल्यूशन लग रहा था, हमने जब पूछा तो कंपनी ने बोल दिया रेजोल्यूशन पास हो गया है। हमने एमओए में एओए में देखा कि रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, एओए में देखा कंपनी का बंदा बोल रहा है कि पास हो गया है। अब इंटरनली एक्चुअल में हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ भी है तो वो ट्रांजैक्शन वो रेजोल्यूशन में है कि नहीं? कभी कभी बोर्ड रेजोल्यूशन पास होते तो एक नहीं 10 15 चीजों के लिए एक साथ भी हो सकते हैं। तो इन्होंने बोला उसमें है कि नहीं वो हमको देखने की जरूरत है क्या? नहीं। अब क्वेश्चन किस पे आएंगे? एरिया प्रोसीजर ऑफ एमओए पे।
कि बोले प्रोसीजर दिया गया था, हमने चेक कर लिया, तो इन्होंने बोला अगर क्वेश्चन में डाल दिया कि ये प्रोसीजर इंटरनली फॉलो नहीं किया गया, तब कंपनी बोल रही है कि एओए के बियॉन्ड जा रहा है, हमारे को उसको लेना देना है क्या? नहीं। इसके 3 एक्सेप्शन है। कितने एक्सेप्शन है? 3 एक्सेप्शन है। बेस तैयार हो रहा है। डॉक्ट्राइन का मतलब कोई प्रिंसिपल था। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है डीम नोटिस। डीम नोटिस किस चीज का? एमओए और ए पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो पब्लिक आउटसाइडर्स हम डीम नोटिस मान लेंगे कि आपने इसको पढ़ा है। अगर बियॉन्ड द जाके काम करोगे तो आप पे ही बात आ जाएगी। इसका कोई एक्सेप्शन है कि हाँ डिम है? डायरेक्ट डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि बाहर एमओए और एओए के स्कोप है, बट जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो कर हुआ है कि नहीं, वो आउटसाइडर देख पाएगा क्या? नहीं। तो इंडोर मैनेजमेंट बोलेगा वी कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द आउटसाइडर दैट द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन आर एक्चुअली फॉलोड और नॉट। तो इट द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज अगेंस्ट द आउटसाइडर, और इसलिए डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज इन फेवर ऑफ द आउटसाइडर। सर क्वेश्चंस कैसे आएंगे? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पे क्वेश्चन दिखेंगे कि एमओए का ये पर्टिकुलर चीज नहीं किया, और आउटसाइडर बोलेगा हमको तो पता ही नहीं था। तो हमको आके अरे भाई डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं पढ़ा क्या? तेको पता होना चाहिए था। हम ये डीम्ड मान लेते हैं। इंडोर मैनेजमेंट का क्वेश्चन आएगा कि सर ये पर्टिकुलर पास करना था, इन्होंने बोला पास किया, बट एक्चुअल में नहीं हुआ, तो इसका हमको कोई लेना देना है क्या? नहीं। इंटरनल प्रोसीजर, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन एक्चुअल फॉलो किए गए कि नहीं, हम लोग मान सकते हैं कि किए गए हैं। शुरुआत करें। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है दैट एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस एनी डॉक्यूमेंट केप्ट बाय द रजिस्ट्रार और मेक अ रिकॉर्ड ऑफ द सेम और गेट अ कॉपी एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। एमओए तो कैसे घूमते हुए मिले थे हमको ऑनलाइन, तो हम इसका कॉपी भी ले सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत है? नहीं। द एमओए एंड एओए ऑफ अ कंपनी व्हेन रजिस्टर्ड विद आरओसी बिकम्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, क्योंकि आरओसी उसको अपने पर्टिकुलर पोर्टल पे क्या कर देता है? अपलोड कर देता है। तो जैसे ही रजिस्टर हो जाता है आरओसी के पास, सर ये रजिस्टर करने, हाँ एमओए जब बनाते हो तो आपको आरओसी के पास भेजना पड़ता है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के साथ। ये अभी तुमको है क्या? नहीं। ये कब आएगा? इंटर में। इट इज देयरफॉर द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी टू इंस्पेक्ट हिज डॉक्यूमेंट एंड मेक श्योर कि जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है क्या वो उसके प्रोविजंस के अंदर आते हैं कि नहीं। इट विल बी प्रिज्यूम दैट ही नोट्स द कंटेंट्स ऑफ दीज डॉक्यूमेंट। यही प्रिजम्पशन हमारा क्या है? दिस काइंड ऑफ प्रिज्यूम और इंप्लाइड नोटिस इज कॉल्ड constructive notice. This type of presumed, implied or deemed notice is called constructive notice. Every person dealing with the company not only has the constructive notice of the memorandum but also of other related documents such as special resolution which are required to be registered with the registrar. आपको पता है ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह पास होते हैं ये सब रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, और आप चाहते तो आप उसकी कॉपी भी निकाल सकते हो। आप एक एप्लीकेशन दोगे, आपको उसकी कॉपी मिल जाएगी, आपको समझ में आएगा स्पेशल। अच्छा, अरे समझ में क्या आएगा? ऑनलाइन भी दिख जाता है कि कब क्या कौन सा स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया है। डिंग डिंग डिंग। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी डॉक्यूमेंट जो आरओसी के पास रजिस्टर्ड है उसका कॉपी ले सकता है इन एनी फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल फॉर्म। इन्होंने बोला जैसे ही रजिस्ट्रार के पास वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होता है रजिस्टर, तो वो क्या बन जाता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब जब भी ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया तो इट इज प्रिज्यूम कि उसके कंटेंट का नॉलेज आउटसाइडर को है, और यही प्रिजम्पशन को क्या बोलते हैं? इंप्लाइड और कंस्ट्रक्टिव नोटिस। चलो हेडिंग डालो। डॉक्ट्राइन ऑफ, दुआ दोगे बाद में कि लिखवा दिए तो सर अच्छा लगा करके। सर एक बार रजिस्ट्रार बता दो। रजिस्ट्रार, मजाक करो भाई, क्या बताओ रजिस्ट्रार में? थोड़ा क्लियरिफाई करेगा क्या? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डिंग डिंग डिंग। रजिस्टर ऑफ कंपनी। देखो डार्लिंग क्या होता है ना, कंपनीज एक्ट बना है, किसके, कौन इसको गवर्न करता है, एग्जीक्यूट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब मिनिस्टर के जो अपने कंपनी, अब अच्छा आप याद देखना घर जाके कि अभी अपने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? वो हर घर घर जाके डॉक्यूमेंट इनकॉर्पोरेशन ये सब लेगा क्या? नहीं। तो इन्होंने बोला हम अलग अलग स्टेट में अलग अलग ऑफिस बना देंगे, तो इन्होंने हर स्टेट में ऑफिस डाले। इसको बोलते हैं रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनीज। तो जो भी कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट सबमिशन ये सब होना है वो किसके साथ होना है? रजिस्ट्रार और कंपनी के बीच में होना है। किसके साथ होना है? रजिस्ट्रार और कंपनी के बीच में होना है, वही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होते हैं। सर्च करेगा ना कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इन महाराष्ट्र,
तो आपको एड्रेस वेड्रेस सब कुछ मिल जाएगा, घूम के आना, मजा आएगी। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का पहला पॉइंट क्या था? एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट इलेक्ट्रॉनिकली और फिजिकली कोई भी डॉक्यूमेंट जो किसके पास रजिस्टर्ड है, आरओसी के पास, टेक अ कॉपी, टेक अ कॉपी। ठीक है, दूसरा क्या था? जैसे ही कोई भी डॉक्यूमेंट किसके पास रजिस्टर हो जाता है, साथ में लिखते जाओ मुंह के साथ, ठीक है, रजिस्टर हो जाता है किसके पास, आरओसी के पास, तो ये क्या बन जाता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये क्या बन जाता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट। थोड़ा फास्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है जी, साथ में आप मेरा साथ दोगे ना? क्लास लगाने आएगी ना, लगवाऊंगा नहीं, रिफंड दे दूंगा। तीसरा, जब ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो हम क्यों क्या करेंगे, प्रिज्यूम करेंगे। चलो, एवरी पर्सन डीलिंग क्या करेंगे, प्रिज्यूम करेंगे कि इसको क्या है, नॉलेज है। क्या है, नॉलेज है ऑफ व्हाट, ऑफ कंटेंट, ऑफ क्या, MOAN AOA। यही प्रिजम्पशन को हम क्या बोलते हैं, यही प्रिजम्पशन को हम बोलते हैं क्या, इंप्लाइड या कंस्ट्रक्टिव। यही प्रिज्यूम और इंप्लाइड नोटिस को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। यही प्रिजम्पशन और प्रिज्यूम्ड और इंप्लाइड नोटिस को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डिंग डिंग डिंग। कोई भी डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रार के पास होता है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाता है। ब्रू, अरे थोड़ा सा बचा है भाई, लिख लिख के कर लिए, मजा आ गई। हाय डोरनाला, जोरनाला, कैसा चल रहा है बॉम्बे पार्टी मामू, वड़ा पाव। इधर ध्यान दो, हेडिंग डालो, क्या डालो हेडिंग, नहीं इसके रिलेटेड है, डिम। क्या डालो, डॉक्ट्राइन ऑफ उज्मा क्या है, डिम। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अच्छा, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बताता है, RR ऑफ IM, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट। चलो, द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। वो डिफरेंस में पढ़ा था। आउटसाइडर आर नॉट डीम्ड टू हैव द नोटिस ऑफ द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। हा क्या बोल रहा हूं, आउटसाइडर आर नॉट डीम्ड टू हैव द नोटिस ऑफ द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। एक कोई एक्ट जो ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स और AOA, आउटसाइडर भी क्या अज्यूम कर लेगा, दैट ऑल द डिटेल फॉर्मेलिटीज हैव बीन ऑब्जर्व्ड। ये भी बताया गया था कौन से केस में, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन्ड रूल में। अभी हम पढ़ने वाले हैं कौन से केस में, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन्ड रूल में। चलो बच्चों, अच्छे हो ना आप लोग। पहला, इट इज एन एक्सेप्शन टू, तुम लोग इतने खुलते तो दूसरी क्लास में नहीं हो, सर पे चढ़ गए हो। तो मैं तो 2 ही घंटा पढ़ाता हूं। वेरी गुड सर, अमोल सर इज बेस्ट। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन किसका है ये एक्सेप्शन, डॉक्ट्राइन ऑफ, घुसा दूंगा दिमाग में एकदम, लोड लेने का नहीं।
दूसरा दूसरा क्या है? जो आउटसाइडर्स है, they are not deemed to have knowledge about internal मैटर्स और मैनेजमेंट और अफेयर्स, जो भी लिख के आ जाना। डिंग डिंग डिंग। तीसरा तीसरा we are entitled to assume, साथ में फास्ट फास्ट लिखो, that detailed फॉर्म, आज तो सही में अच्छी राइटिंग आ रही है, फॉर्मेलिटीज आर कंप्लाइड विथ। डिंग डिंग डिंग। हाँ, कहां पहुंची रे तू? यहां तक आ गए? अच्छा, इसके कुछ एक्सेप्शन है। इसके क्या है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब इन केसेस में ये लागू होगा क्या? नहीं। सबसे पहला, पहले बोलते हैं एक्चुअल या डीम्ड। डीम्ड को और क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव। नॉलेज ऑफ व्हाट? नॉलेज ऑफ व्हाट? डिंग डिंग डिंग। एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। अच्छा, ये है एक्चुअली पता चल गई क्या गड़बड़, या फिर डीम्ड हम मान लेंगे किसी का। ये तो हो गया एक्चुअल या डीम्ड। इन्होंने बोला शक भी होगा तो फंसोगे। सस्पिशन ऑफ बोल। फोटो क्यों लेना, दिखती क्यों नहीं साथ में? एग्जाम में क्या मोबाइल लेके घुसेगी? मत करना इतना फास्ट, तो लिखना ही पड़ेगा ना एग्जाम में, ऐसे नहीं चलेगा मैडम। हाँ, ये तो नॉर्मल है ना स्पीड, वो भी नहीं हो पा रहा। गलती है फिर भी। क्या है? मैं क्या बोले सर? उजमा, मखाने तूने कल बोली थी 2 मखाने की। हाँ, ऐसी है दुनिया मतलबी। चलो आगे बढ़े। डन सर, इनको बोलो पवन सर के क्लास में ज्यादा बात करे। पता नहीं क्यों पवन सर की क्लास में ज्यादा बात करे, मतलब समझा नहीं। बेइज्जती कर देते सीआर की। करने की जरूरत ही नहीं है। चलो आगे बढ़े। चलो, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस। द रूल डज नॉट प्रोटेक्ट एनी पर्सन व्हेन द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी नोटिस वेदर एक्चुअल और। बेटा तेको जब पता था कि इरेगुलरिटी है, अरे हाँ अंदरूनी मामला है, क्या बोले? अंदरूनी मामला है, बट तेको जब पता था तो फिर कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन क्यों किया? हम तुम्हारे फेवर में कोई डिम बिम लगाने वाले हैं क्या? नहीं। कैसा मामला है? अंदरूनी मामला है, बट फिर भी देखो क्या था, पता था एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव वे में, फिर भी ट्रांजैक्शन क्यों किया? हम आपको एक्सेप्शन में डाल देंगे और इसमें डिम लगेगा क्या?
नहीं, होवर्ड वर्सेस पेटेंट में बोला whether directors could not defend the issue of debentures to themselves because they should have known the exact amount, because वही तो क्या थे, तो इन्होंने जब आपको पता था तो ऐसा नहीं चलेगा। मॉरिस वर्सेस केनिसन में भी डायरेक्टर कुड नॉट डिफेंड एन अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स टू हिम एज ही पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग, खुद ही वो मीटिंग में था और फिर पीछे हटेगा क्या, अरे गड़बड़ थी तो पता था ना, तो तेरे को डिम लगेगा क्या, नहीं। अच्छा, सस्पिशन बोले शक हो गया था, क्या हो गया था, शक हो गया था। अगर शक हो गया था तो ऑर्डिनरी डिलिजेंस में आपको क्या करना चाहिए था कि चेक करना चाहिए था। हम ये केयरलेस लोगों को भी करने वाले हैं क्या, डिम के अंदर कवर नहीं। द डॉक्ट्राइन इन नो वे रिवॉर्ड्स दोज हु बिहेव negligently in spite of having suspicion, you were suspicious about that particular matter। अंदरूनी मामला था मानते हैं, बट आपको शक था, आपको शक था, तो आपको क्या करना चाहिए था, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट इंक्वायरी करनी चाहिए थी। बोले आप अगर नेग्लिजेंटली बिहेव करोगे तो भी आपको डिम लगाएंगे क्या, नहीं। तो सेकंड एक्सेप्शन इज द डॉक्ट्राइन इज नो वे रिवॉर्ड्स दोज हु बिहेव नेग्लिजेंटली वेयर पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज पुट अपॉन एन इंक्वायरी, फॉर एग्जांपल वेदर ट्रांजैक्शन इज। अच्छा, ये शक कब आ सकता है, जब ट्रांजैक्शन बहुत क्या है, अनयूजुअल है, बहुत क्या है, अनयूजुअल। ऐसे ट्रांजैक्शन वो कंपनी के नाम पे शोभा नहीं करते, मार्केट में जो रेपुटेशन है उस पे शोभा नहीं करते, डील करती है सर्विसेज में, गुड्स की बात चल रही है, ये क्या है, इससे क्या होता है, अपने को शक होता है कि कुछ तो अंदर गड़बड़ है, कुछ तो अंदर गड़बड़ है। अगर ऐसा शक होता है तो हम बोल लेंगे आप नेग्लिजेंट बन गए, फिर भी ट्रांजैक्शन कर लिए, तो आप डिम के अंदर कवर होने वाले हो क्या, नहीं। इट इज द ड्यूटी ऑफ द आउटसाइडर टू मेक द नेसेसरी इंक्वायरी। आनंद बिहारी लाल वर्सेस डिंसा में व्हेन द प्लेंटिफ एक्सेप्टेड द ट्रांसफर ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, किससे, अकाउंटेंट से। क्या कभी अकाउंटेंट एक कंपनी की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा, नहीं। तो शक होना चाहिए था ना, शक नहीं हुआ तो गए, डिम में कहा आ जाएगा, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटीज में फंस जाओगे। हॉटन एंड कंपनी वर्सेस नॉर्दर्न लॉवे एंड मिल्स लिमिटेड में बोला था वेर अ होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन टू कंपनीज एग्रीड टू अप्लाई द मनी ऑफ। अच्छा, ये बंदे ने क्या किया, एक कंपनी का पैसा दूसरी कंपनी में लगा दिया, दूसरी कंपनी की लाइबिलिटी पे करने में लगा दिया, ये तो शक वाली बात हो गई। तो इसने बोला इस केस में भी आपको नहीं डिम लगने वाला है। और थर्ड एग्जांपल था forgery. The doctrine of indoor management applies to irregularities which might otherwise affect a transaction but it cannot apply to a fraud। नहीं तो लोग क्या करेंगे, फ्रॉड करके बोल देंगे डीम डीम डीम, क्या बोल देंगे, डीम डीम डीम। ऐसा चलेगा क्या, नहीं। ऐसा चलेगा क्या, नहीं। सीआर की इज्जत ही नहीं होती। हाँ हाँ हाँ, यहां तक आ गए। चलो अब एक्सेप्शन टू डिम की हेडिंग डाल दो। हाँ, डिटेल नहीं लिखा ना उसके बारे में। डिंग डिंग डिंग। अच्छा, एक बात बताओ, सब ध्यान दो, इंपॉर्टेंट चीज है। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस, इस केस में क्या हुआ था, इस केस में क्या हुआ था, रॉयल ब्रिटिश बैंक ने कंपनी को क्या दिया था, बॉन्ड्स दिए थे। अच्छा, एक बात बताओ, जब कंपनी ने एज अ सिक्योरिटी बॉन्ड्स दे दिए बैंक को और कंपनी क्या होने वाली है, इंसॉल्वेंट, इन्होंने क्या किया, एक्सेस पैसा किया और डिफॉल्ट कर दिए। तो इन्होंने बोला कि जहां पे अमाउंट ही मेंशन नहीं था तो क्या ये वैलिड होगा कि नहीं। इन्होंने बोला इंटरनल मामला है, आपके रिजोल्यूशन बॉन्ड ट्रांसफर करते हुए अमाउंट मेंशन, बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ था बट उसमें अमाउंट मेंशन नहीं था, तो ये क्या था, अंदरूनी मामला था। ये क्या था, अंदरूनी मामला था। तो इस केस में इन्होंने बोला डिम लग जाएगा। मिस्टर टर्कॉन was the official liquidator of the insolvent Cameron's Colebrook Stream Coal versus Coal and Swansea and Gujgaw and Loughgore Railway Company. It was incorporated under the Joint Stock Companies Act. The company had given a bond of 2,000 pound to Royal British Bank. बॉन्ड में क्या 2,000 पाउंड का बॉन्ड दिया, किसको, रॉयल ब्रिटिश बैंक को, विच सिक्योर्ड द कंपनीज ड्रॉइंग्स ऑन हिज करंट अकाउंट। इनका क्या होगा ना, बैंक में अकाउंट होगा, ये पैसा लेते होंगे, तो इन्होंने क्या बोला, हमको सिक्योरिटी के लिए क्या चाहिए, तो कंपनी ने उनके नाम पे बॉन्ड इशू कर दिए। बॉन्ड हैज अ राइट टू रिडीम दैट बॉन्ड एज वेल एज इंटरेस्ट। तो बैंक ने बोला ठीक है चलेगा चलेगा, तो इन्होंने बॉन्ड किया। द बॉन्ड वाज अंडर द कंपनी सील्ड, साइन बाय
टू डायरेक्टर्स, बॉन्ड एक पेपर होता है, उसमें सामने वाले को राइट देना है, तो डायरेक्टर उसमें क्या करें, साइन करें, एंड सेक्रेटरी. व्हाई द कंपनी वाज सूड, इट एलिज दैट अंडर इट रजिस्टर्ड डीड ऑफ सेटलमेंट डायरेक्टर्स ओनली हैड द पावर टू बोरो अप टू एन ऑथराइज अमाउंट ऑथराइज्ड बाय कंपनी रेजोल्यूशन. बोले आप कर सकते हो, बट कब, जब कंपनी का रेजोल्यूशन रहेगा तब. अ रेजोल्यूशन हैड बीन पास्ड बट नॉट स्पेसिफाइंग द अमाउंट. भैया बैंक ने देखा रेजोल्यूशन भी पास है, अब रेजोल्यूशन में अंदर अमाउंट ही पास नहीं है. It was decided that the bond was valid, so the Royal British could enforce the terms. He said that the bank was deemed to have the aware that the directors could have borrowed up to the amount of resolution allowed. Articles registered with the company's house, so there was a constructive notice, but the bank could not be deemed to know the ordinary resolution has been passed because they were not registrable. ना ही ये रजिस्ट्रेशन, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, अगर एमओए देखोगे तो आखिरी में लिखा हुआ है कि एमओए और डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस देखोगे तो आखिरी में लिखा गया कि एमओए एओ के साथ भी जो भी डॉक्यूमेंट जो आरओसी के पास रजिस्टर होते हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट माने जाते हैं. ये रेजोल्यूशन रजिस्ट्रेबल नहीं था, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट कभी हो भी सकता था क्या, नहीं. डिम का इसको बेनिफिट मिलता है. द बॉन्ड वॉज वैलिड बिकॉज देयर वाज नो रिक्वायरमेंट टू लुक इनटू द कंपनीज इंटरनल वर्किंग्स. दिस इज द इंडोर मैनेजमेंट रूल दैट द कंपनीज इंडोर अफेयर्स आर द कंपनीज प्रॉब्लम. ये हमारी प्रॉब्लम है क्या, नहीं. ये हमारी प्रॉब्लम है क्या, नहीं. चलो सब यहां तक आ गए. ध्यान दो 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 ध्यान दो. सुनो, आपका अभी अप्रोच क्या होना चाहिए, आज अच्छे से पढ़ लिया, घर पे जाके अपने वन स्टॉप सोल्यूशन क्वेश्चन बैंक के इसके रेलेवेंट क्वेश्चन और मॉड्यूल के पीछे के पूरे क्वेश्चंस देख लो. जो भी बच्चे ऑनलाइन है अभी भी अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो नीचे जाके जल्दी से रजिस्टर कर लो, सो दैट टेस्ट वगैरह देगा. और इस अगर अच्छा लग रहे होंगे सेशंस तो जरूर ठोक देना लाइक. इससे क्या लगता है, अच्छा लगता है हमको भी. कमेंट कर दोगे तो मजे ही मजे. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. कल के सेशन में उज्मा बोल रही है सब्सक्राइब भी कर दो, वो तो कर ही दिया होगा, कोई बोलने की बात है. शादी में आए तो खाना खा के जाएंगे. बुक भी खरीद लो, बच्चे बोल रहे हैं. बुक अच्छी है क्या, है तो कमेंट में जरूर जाते आते बता देना, ठीक है. बाय गाइस, अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट कर देना. बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. ऑल द बेस्ट. खुद भी रिवाइज करना, मेरे यहाँ पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, तुम भी जब तक नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है. चलो बाय बाय, कल के सेशन में मिलते हैं. टेक केयर एवरीवन.